हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सभी को आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत करते हैं अपने डेस्टिनी मेकर की इस क्लासेस पर। आपको पता है यहाँ पे आज हम लोग क्या वैदिक काल को करने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा वैदिक काल को इस क्लास में खत्म करने का। हालाँकि वैदिक काल छोटा नहीं है, जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ा था, ऐसे ही आपका वैदिक काल भी बहुत बड़ा है। क्या? जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता बड़ा था, ऐसे ही आपका वैदिक काल भी बड़ा हुआ है। पहले आपने जो लास्ट का रिवाइज़ कर लिया हो जिस तरीके से मैं बताया था। आप चाहो तो सिंधु घाटी शब्द पे एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना? चलो, आर्यों की बात जब करते हैं तो आर्यों में 5-6 चीज़ पढ़नी होती है। एक तो आर्यों से संबंधित जो विवाद होते हैं, कि आर्य लोग भाई साहब कहाँ से आए थे, उनको पढ़ना है। यहाँ पे आपसे एमपीपीएससी क्या पूछता है, जो विवाद होते हैं यहाँ पे नाम पूछता है, कि कौन-सा सिद्धांत किसने दिया था? किसी ने बोला था कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, किसी ने यूराल पर्वत से बोला है, किसी ने तिब्बत से बोला है, कोई स्थानीय बोलता है, कोई सिंधुभाषी बोलता है, कोई दक्षिणभाषी बोलता है। तो इनको आपको देखना है किसने क्या बोला है, ठीक है ना? नंबर 2 आपको जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, आर्यों के साहित्य से बनता है। क्या? आर्यों के साहित्य से बनता है। आर्यों का साहित्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको साहित्य किया हुआ है, ठीक है ना? कल भी देखा था आर्यों के साहित्य से आपके सामने क्वेश्चन आ रहा था। क्या? कल भी देखा था हमने आर्यों के साहित्य से आपके सामने क्वेश्चन आ रहा था। सॉरी। और थर्ड जो आपको क्वेश्चन बनेगा बेटा यहाँ पे आर्यों में, जो आपको ना यहाँ पे शब्दावली, राजनीतिक शब्दावली, ठीक है ना? धार्मिक शब्दावली, देवी देवताओं के नाम क्या होते हैं? जैसे कल ऋतस सुगोप आपके सामने आया था एक, आया था कि नहीं आया था? तो ऐसे धार्मिक शब्दावलियों से आपके प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। लेकिन और कहाँ से बन सकते हैं? तो और आपके यहाँ पे मैंने आपको साहित्य तो बता ही दिया है, शब्दावली मैंने आपको बता ही दी है। यहाँ की अब प्रशासनिक व्यवस्था में शब्दावली कौन-सी है? राजनीतिक व्यवस्था में कौन-सी है? धर्म में कौन-सी है? अर्थव्यवस्था में कौन-सी है? किसानी में कौन-सी है? पशुओं के लिए कौन-सी शब्दावली यूज़ की जा रही है? वो सारी शब्दावली आपके यहाँ पे आएँगी। क्या? वो सभी शब्दावली आपके यहाँ पे आएँगी, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है? चलो, जब ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं हम लोग, ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, तो इसका टाइम पीरियड 500 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आपको पता होना चाहिए, ऋग्वैदिक काल को हम 2 पार्ट में बाँटते हैं। एक तो ऋग्वेद पूरा आपका वैदिक काल होता है। क्या होता है? पूरा आपका वैदिक काल होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल और सेकंड आपका उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ पे आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपको बता दूँ, ये जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे या वैदिक काल के ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। लेकिन धीमे-धीमे जाकर जन से जनपद बनता है और आगे जाके हम लोग उत्तर वैदिक काल के बाद क्या महाजनपद को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी हुई? एक आप समझो, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ हम एक बार नगरों की तरफ आ चुके थे, वापस यहाँ से ग्रामीण जीवन शुरू होना है। क्या होना है? ग्रामीण जीवन शुरू होना है। तो आपके यहाँ पे जो प्रत्येक सभ्यता हो, अब एक क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? जो प्रत्येक संस्थान है, चाहे राजनीतिक संस्थान हो, चाहे सामाजिक संस्थान हो, चाहे आपके प्रशासनिक संस्थान हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपके व्यापार हो, चाहे आपके एग्रीकल्चर हो, पशुपालन हो, इन सब के विकास से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। इन सब के विकास से क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट से। कि कैसे डेवलपमेंट आपका हो रहा है वैदिक काल में, वाजंत्र काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या मौर्योत्तर काल में, और धर्म का किस प्रकार विकास हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले आर्यों संबंधी विवाद की चर्चा करो। विवाद क्या है बेटा? कि भाई साहब इनकी उत्पत्ति और मूल निवास स्थान को लेकर विवाद रहते हैं। कई लोग कहीं का बताते हैं, कई लोग कहाँ का बताते हैं, मैंने आपको बता दिया। जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द एक विशेष जाति का सूचक माना जाता है। किंतु आधुनिक जो इतिहासकार होते हैं, इसको किसी जाति या नस्ल से नहीं मानते हैं, बल्कि आर्यों का एक भाषाई और सांस्कृतिक समूह मानते हैं। ये आपको याद रखना है, आर्यों को क्या? आर्यों का एक शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? एक भाषाई और सांस्कृतिक समूह माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? आर्य जो लोग थे आपके किस भाषा परिवार से? भारोपीय भाषा परिवार के लोग थे। भारोपीय भाषा जहाँ पे क्या भारतीय भाषाएं और यूरोपीय भाषाएं मिश्रित होती हैं। इनकी भाषा क्या थी बेटा? संस्कृत थी, याद रखना। इन आर्य शब्द की बात करूं तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, या सभ्य व्यक्ति माना गया है। आर्य कोई विशेष नस्ल नहीं है, बल्कि क्या आपके भाषा समुदाय के परिचायक है। आधुनिक मानव शास्त्र आर्यों को पृथक प्रजाति के रूप में स्वीकार नहीं करता। आपको इस बात को याद रखना है। अब बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान की बात। तो आपको पता है, जब हमने अभिलेख पढ़े थे तो एक विदेशी अभिलेख पढ़ा था बोगचकोई, जहां पे हमने देखा था कुछ आपको आर्य देवताओं के नाम इसमें मिल रहे थे। ये बोगचकोई अभिलेख कहाँ था भाई आपका? एशिया माइनर में। कहाँ पे आपका? एशिया माइनर में आपका क्या था? बोगचकोई अभिलेख था। तुर्की से प्राप्त होता है, 1400 ईस्वी के आसपास है। इसमें आपको क्या वैदिक कालीन देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत, नासत को क्या अश्विनी कहते हैं, इनका उल्लेख मिलता है। यह प्रमाण बताता है कि वैदिक आर्यों से संबंधित धार्मिक परंपराएं भारत के बाहर भी विद्यमान थी, ठीक है ना?
आपको बता रहे हैं कि भारत में यहाँ पे लिखा है आर्यों के आगमन के प्रमुख कारण बता रहे कैसे कैसे आप कह रही ना। दूसरा आपको ऋग्वेद में देखो, तो ऋग्वेद में भारतीय आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता ईरानी का ग्रंथ है। क्या? ऋग्वेद आपका भारतीयों का ग्रंथ है और अवेस्ता आपका ईरानी का ग्रंथ है। इन दोनों में भी क्या आपको दोनों की भाषा, देवताओं और धार्मिक अवधारणा समानता पाई है। जैसे देवताओं की बात करें तो ऋग्वेद में मित्र को, जो देवता मित्र है उसको मित्र बोलते हैं। यहाँ पे जो सोम देवता है उसको होम देवता बोलते हैं। देव को देव, यज्ञ यज्ञ। इतिहासकार इन देवताओं को एक ही मानते हैं। इतिहासकार बोलते हैं कि भाई साहब देवता क्या आपके एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो दूसरा साक्ष्य आपके पास क्या हो रहा है? पहला क्या हो गया आपका? बोझ कोई अभिलेख, बोझ कोई अभिलेख हो गया। दूसरा साक्ष्य आपके पास ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता, जो कि आपकी ईरानी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। इस बात से पता चलता है दोनों लोग एक ही थे, ठीक है। सर्वमान्य आधुनिक मतों की बात करूं तो आधुनिक इतिहासकारों भाषाविदों के सामान्य मत क्या है कि आर्य मूलतः कहाँ से आए थे बेटा? मध्य एशिया के निवासी थे और वे ईरान होते हुए विभिन्न चरणों में, एक साथ नहीं, विभिन्न चरणों में भारत पहुंचे, अलग अलग स्टेप में, ठीक है, झुंड बना बनाकर अलग अलग समय पे भारत पहुंचते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है मूल निवास स्थान और प्रमुख समर्थक कौन है और आधार क्या है उनका। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चार्ट यहाँ पे है। ये महत्वपूर्ण चार्ट आपके यहाँ पे है। तो देखो सबसे पहले ब्रह्म ऋषि देश, तो गंगानाथ झा, एसी दास और संपूर्णानंद बोलते हैं कि ये लोग कहाँ के थे? भारत के निवासी थे, ब्रह्म ऋषि देश के निवासी थे। क्यों? क्योंकि ऋग्वेदीय भूगोल और भाषाई प्रमाण, ऋग्वेद में जो भूगोल की जानकारी मिलती है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि की जानकारी मिलती है, हिमालय की मिलती है, हिंद महासागर की मिलती है आपको, पूरे आपको भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल की जानकारी मिलती है। इस बात से हम अनुमान लगाते हैं बेटा ये लोग क्या, गंगानाथ झा, एसी दास और संपूर्णानंद क्या, कि जो आपके वैदिक अर्थ कहाँ से बेटा? ब्रह्म ऋषि देश के रहने वाले थे, ठीक है ना। भाई मैक्स मूलर और अन्य क्या बोलते हैं कि भाई साहब मध्य एशिया से आए थे। सबसे मान्य मत माना जाता है मध्य एशिया का, ठीक ना, क्योंकि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता बताई गई है। और वो कुछ कोई अभिलेख में हमने साक्ष्य भी देखे हैं जहाँ पे क्या आपको वैदिक कालीन देवताओं के नाम देखने को मिलेंगे। हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, डैन्यूब घाटी, यहाँ से मतलब जो पी गाइस महोदय हैं वो बोलते हैं कि यहाँ से ये लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि वनस्पति और पशु पक्षी संबंधी प्रमाण आपको यहाँ के मिलेंगे। पैंका महोदय जर्मन स्कैंडिया का बोलेंगे, सारे जो आपकी संरचना है उसके आधार पर। नेहरे आपका दक्षिणी रूस बोलते हैं वनस्पति समानता की वजह से। जो आपके सेस्टी और विलियम जॉन्स हैं ये आपको यूरोपीय बोलते हैं। वे वैदिक आर्यों को क्या, आर्यों को यूरोपीय बोलते हैं। क्यों? संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समानता की वजह से। और सबसे महत्वपूर्ण देखो, एक तो आपको ब्रह्मऋषि याद रखना, दूसरा मध्य देशी याद रखना है, तीसरा आपको क्या, उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश कौन बोलते हैं कि आर्य लोग आपके उत्तरी ध्रुव से आए, आर्कटिक प्रदेश से आए, कौन बोलता है? बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं। क्योंकि लंबे लंबे दिन रात और हिमपात का वर्णन इनकी जो वेदों में मिलता है वो वहीं पर होता था, ना कि इंडिया में उस समय पे, ठीक ना। और एक बार आप कह रहे हैं तिब्बत का, कि तिब्बत कौन बेटा? स्वामी दयानंद सरस्वती। वैदिक परंपराओं में इसकी व्याख्या, ठीक है ना, याद रखना, वैदिक परंपराओं की व्याख्या के आधार पर क्या बोलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती कि ये लोग कहाँ से, आर्य लोग तिब्बत से आए थे। फिर से देखो जो चार टिक किए मैंने हाईलाइट किए उनको तो आपको याद करना ही है। मैक्स मुलर मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक और आपके तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। अब भारत के मूल निवास स्थान के सिद्धांत देखो। अभी कुछ लोग, अब देखो फिर हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन क्यों बोलते हैं, उनकी आलोचना कैसे होती है, ठीक है ना। यहाँ पे डिटेल में लिखे हुए हैं। हालांकि आपको इतना डीप में नहीं जाना है, आपको थोड़ा भाषा इंटरव्यू के लिए याद करना कर लेना, फिर में आपसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है इस मत के अनुसार, जो कुछ ब्रह्म ऋषि देश बोलते हैं ना कि आर्य लोग कहाँ के, ब्रह्म ऋषि देश। तो पहला मत है आपका कि भारत मूल निवासी का आर्यों का, देखते कैसे, कौन समर्थक है? गंगानाथ झा समर्थक है, एसी दास समर्थक है, आपके संपूर्ण नंद समर्थक है। इसके तर्क क्या देते हैं बेटा कि ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख मिलता है, भारतीय नदियों का उल्लेख मिलता है, किसी बाहरी आक्रमण या प्रवास का स्पष्ट उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है ऋग्वेद में। और वैदिक संस्कृति का विकास कहाँ पे? भारतीय भूभाग पे देखा जाता है, तभी तो उसमें क्या, भारतीय भूभाग की जानकारी मिलती है। लेकिन आलोचना क्यों करते हैं? आलोचना इसलिए करते हैं कि भारत से बाहर संस्कृत और वैदिक देवताओं के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पे? भूवच कोई में मिलते हैं। भाषा विज्ञानी प्रमाण इस मत से पूर्णतः समर्थन नहीं करते हैं कि लोग भारतवासी होंगे, क्योंकि उनकी भाषा बाहरी है। मध्य एशिया की बात करें, कुछ लोग ऐसे समर्थक जो आपको बताते हैं आर्य लोग कहाँ से बेटा? मध्य एशिया से आए हुए हैं। इसमें कौन है आपके महत्वपूर्ण? मैक्स मुलर अंकल आपके महत्वपूर्ण यहाँ पे। मैक्स मुलर अंकल बताते हैं कि ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता में अत्यधिक ग्रंथ क्या है? समान है, अत्यधिक समानता देखने को मिलती है। हमने कुछ एग्जाम्पल ऊपर देखे कि मित्र हो गया, नासत्ता हो गया आपके, ठीक है ना, होम हो गया, इत्यादि इत्यादि देवता समान मिलते हैं आपको। वही आपको बोगज कोई अभिलेख में भी वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है, जो कि क्या भारत और यूरोप
दोनों दिशाओं में आरोग्य के प्रसार की संभावना को बताता है कि ये देखो यूराल पर्वत से निकले होंगे, मध्य एशिया से निकले होंगे और इस साइड गए होंगे, इस साइड गए होंगे, ठीक है ना। महत्व क्या हो गया, सबसे स्वीकार मत माना जाता है आपका मैक्स मुलर का। यूरोप निवास को कौन कौन देता है बेटा कि आर्य लोग यूरोप के निवासी होंगे, कौन कौन सिद्धांत देता है, सेस्टी महोदय और विलियम जोन्स महोदय। विलियम जोन्स महोदय क्यों, इनकी भाषा शैली की वजह से, क्या यूरोपीय भाषाओं में समानता की वजह से और सभी भाषाओं का एक समान पूर्वज माना गया है, ठीक है ना। दक्षिण रूस कौन बोलते, नहरिंग बोलते, क्यों, वनस्पति और पशु पक्षी की समानता की वजह से और घास के मैदानों की संस्कृति और आर्यों के जीवन से साम रखने की वजह से नहरिंग महोदय क्या बोलते हैं कि आर्य लोग दक्षिण रूस से आए थे। भाई आर्कटिक प्रदेश ये आपके लिए महत्वपूर्ण बेटा, अभी बोला मैंने, कौन, बालगंगा तलक हो गया, बालगंगा तलक हो गया। प्रमुख ग्रंथ क्या है, द आर्कटिक होम इन द वेदास, द आर्कटिक होम इन द वेदास। तर्क देते हैं कि ऋग्वेद में लंबे दिन और लंबी रात का वर्णन मिलता है, जो स्थिति केवल ध्रुवीय प्रदेशों में आपकी होती है, ठीक है ना। ठीक, और तिब्बत के लिए कौन सा मत सपोर्ट करता है बेटा, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आज वैदिक युग के साक्ष्यों की बात करते हैं कि वैदिक युग के अध्ययन के लिए क्या क्या स्रोत हमारे पास है। साक्ष्य मतलब कि स्रोत कौन कौन से हमारे पास, तो साहित्य को पुरातात्विक दो प्रकार के स्रोत होते हैं, आपको पता है। इतिहास के अध्ययन के लिए दो प्रकार के स्रोत आपके पास होते हैं, साहित्य और पुरातत्व, ठीक है ना। एक तरफ जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हम लोग पुरातत्व पर निर्भर थे, वहीं यहाँ पर आपको याद रखना है कि वैदिक काल के लिए हम लोग अध्ययन के लिए मुख्यतः साहित्य पर निर्भर रहेंगे, ठीक है ना। तो वैदिक युग के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या, वैदिक साहित्य है। यह भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। इसमें वेद आपके आते हैं, वेद में कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बात करें ऋग्वेद में आपको मंत्र और स्तुतियां देखने को मिलेंगी, क्या, ऋग्वेद में आपको मंत्र और स्तुतियां देखने को मिलेंगी। वहीं यजुर्वेद में आपको यज्ञ विधियां और कर्मकांड देखने को मिलेगा। सामवेद में आपको गायन और संगीत आपको देखने को मिलेगा। अथर्ववेद में आपको क्या, जादू मंत्र, चिकित्सा और लोक विश्वास देखने को मिलेगा। इन्हीं वेदों को क्या, श्रुति कहते हैं अपन, ठीक है ना। ऋग्वेद क्या आपको बेटा सबसे, सॉरी अरे यार, ऋग्वेद क्या बेटा आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या आपका बेटा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना कब हुई है, इसकी रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व हुई है। जो रचना क्षेत्र आपका पूछा गया सप्त सैंधव प्रदेश, जो आपकी सप्त सैंधव प्रदेश है, सिंधु घाटी का क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश, यहाँ पे आपकी रचना हुई है, ठीक है ना। इसमें आपके 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र आपको मिलेंगे, क्या, इसमें आपको, इसमें आपको 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,600 मंत्र आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आगे वाले हम लोग, अब आते हैं हम लोग यजुर्वेद पर, किसी बेटा, यजुर्वेद पर, एक मिनट रुकना, एक मिनट बस। ऋग्वेद के बारे में कुछ और फैक्ट आपको लिखवा दूंगा आपके लिए। जो ऋग्वेद है आपको, ऋग्वेद वैदिक समाज की, राजनीति की, अर्थव्यवस्था की और धर्म की जानकारी आपको देता है, ठीक है ना। याद रखना ऋग्वेद में आपको जो विश्वामित्र हैं उनके द्वारा रचित, क्या, ऋग्वेद में आपको ऐड करना है, यहाँ पे लिखना है आपको साथ में कि विश्वामित्र के द्वारा जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है लिखा गया है। इसमें आपको तीसरे मंडल में क्या, सूर्य देवता, सूर्य देवता कौन बेटा, सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र मिलते हैं आपको। इस बात को आपको रखना, कौन सा, गायत्री मंत्र, क्या, गायत्री मंत्र। मैं सही से लिखूं थोड़ा, मैंने क्या बोला, ऋग्वेद में, मैंने बोला ऋग्वेद में आपका जो थर्ड आपका मंडल है, तीसरा मंडल है, 10 मंडल टोटल है, तो 10 मंडल का तीसरा जो मंडल है, इसकी रचना किसने की बेटा, इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। यहाँ पे आपको सूर्य देवता जो आपके हैं कौन है, सावित्री महोदय, इनके लिए समर्पित आपको गायत्री मंत्र इसमें मिल जाएगा, क्या, गायत्री मंत्र इसमें मिल जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपको सोम देवता का उल्लेख मिलेगा, क्या, सोम देवता को समर्पित है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और इसका जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, इसमें क्या, हस्तलिखित ऋचाओं को, जो हाथ से लिखी हुई ऋचाओं हैं उनको क्या, खिल कहा गया है, खिल। खिल पूछता है आपसे क्या कहा जाता है, खिल क्या बेटा,
जो आपकी हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, वो आपकी खिल कही जाती हैं, ठीक है ना? अगर बात करूँ ऋग्वेद का सबसे बड़ा, अभी ऋग्वेद की बात कर रहे हैं हम लोग, ऋग्वेद की ही बात कर रहे हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन-सा है? सबसे बड़ा मंडल, तो सबसे बड़ा मंडल जो सबसे नवीन है, 10वां मंडल है। 10वां मंडल आपका सबसे बड़ा है, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको नदी सूक्त मिल जाएगा। नदी सूक्त में नदियों की प्रशंसा की गई है। इसी में आपको पुरुष सूक्त मिलेगा। क्या? पुरुष सूक्त मिलेगा। यहाँ पे आपके जो वैदिक समाज है, जो आपके 4 वर्ण आपको मिलते हैं, वर्ण व्यवस्था आपको इसी में देखने को मिलेगी। नासदीय सूक्त आपको मिलेगा। इसी में क्या आपको एक नासदीय सूक्त आपको मिल जाएगा। इस नासदीय सूक्त में आपको क्या मिलेगा? ब्रह्मांड के सृजन संबंधी अनुमान आपको मिलेंगे। क्या? ब्रह्मांड के सृजन संबंधी आपको अनुमान मिलेंगे। और सूर्य सूक्त आपको कहाँ मिलेगा? इसी में आपको सूर्य सूक्त भी मिल जाएगा। सूर्य से संबंधित सूक्त आपको मिल जाएगा, सूत्र आपको मिल जाएगा। इसमें क्या? विवाह संबंधी आपको श्लोक मिलेंगे। क्या? विवाह संबंधी आपको श्लोक मिलेंगे। तो याद रखना, ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है, जहां पर आपको सूर्य सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त आपको मिलता है। क्या? नासदीय सूक्त आपको मिलता है, ठीक है ना? ठीक। जो आपका पुरुष सूक्त है, इसमें आपकी जो आपकी 4 वर्ण व्यवस्था है, उसके बारे में बताया गया। क्या? जो आपका ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है 10वें मंडल का, इसमें आपको क्या वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और बताया गया कि ये चारों जो आपके वर्ण हैं, किससे बेटा? ये चारों वर्ण आपके ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि ब्राह्मणों की बात करूं, ब्राह्मण आपके जो हुए हैं बेटा मुख से हुए हैं, क्षत्रिय आपके भुजाओं से हुए हैं, क्षत्रिय आपके भुजाओं से हुए हैं, वैश्य आपकी जंघाओं से हुए हैं, और शूद्रों की बात करो, शूद्र आपके किससे बेटा? शूद्र आपके चरणों से उत्पन्न माने जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना? इसी में आपको 10वें में आपको धर्म सूत्र मिलेगा। क्या? ऋग्वेद में आपको धर्म सूत्र मिलेगा, जहां पे इन चारों वर्णों की जातियों, स्थितियों, व्यवस्थाओं, दायित्वों का कर्तव्य और उल्लेख लिखा हुआ है। ठीक ना? ठीक। ऋग्वेद में आपको एक अगन्या शब्द मिलेगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। अगन्या शब्द मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है कि वध नहीं करना, इसका वध नहीं करना था, गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखना सबसे महत्वपूर्ण बात, ऋग्वेद में आपका ब्रह्मा का तो उल्लेख है। क्या? ऋग्वेद में आपको ब्रह्मा का तो उल्लेख मिलेगा आपको, ब्रह्म का तो उल्लेख मिलेगा आपको, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं मिलेगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इस बात को आपको सबसे अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? और साथ ही साथ आपको याद रखना, जो वामन अवतार की कहानी फेमस है आपकी, 3 पगों वाली, विष्णु के वामन अवतार की कहानी फेमस है, जिसमें विष्णु 3 पगों में पूरी दुनिया को, पृथ्वी को नाप लेते हैं। वो भी आपको ऋग्वेद में ही मिलती है। किसमें मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है ना? ऋग्वेद में मिलती है। 52 अवतार का मतलब क्या है? कि 52 अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। इनके पिता कौन थे बेटा? जब वामन अवतार लिया था तो पिता कौन थे आपके? पिता आपके कश्यप ऋषि माने, कश्यप ऋषि। और माता आपकी अदिति मानी गई थी, अदिति थी, ठीक है ना? उन्होंने यहाँ पर 52 अवतार में क्या, वौ ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। वौ ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। भगवत पुराण के अनुसार 52 अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक का अधिकार दिलाना था। 52 भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से, कहाँ पे? साउथ में। 52 भगवान को किस नाम से? साउथ में उपेंद्र के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ये आपको कला संस्कृति का क्वेश्चन है, जो आपसे भर के पूछा जाता है, ठीक है ना? चलो, ठीक है ना? यदि आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, तो याद रखना शतपथ का। जो शतपथ ब्राह्मण है आपका, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका स्थान आता है, याद रखना, ऋग्वेद के बाद। इस बात को आपको याद रखना है। अब आ जाओ बेटा यजुर्वेद पर। किस पर? यजुर्वेद पर। तो यजुर्वेद में आपको क्या, यज्ञ यज्ञ संबंधी नियमों की जानकारी आपको मिलती है। पुरोहित द्वारा यज्ञ संपन्न कराने हेतु प्रयोग किया जाता है यजुर्वेद, ठीक है ना? अच्छा, ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्र बोलते हैं। क्या? होत्र बोलते हैं, होत्र। इस बात को भी याद रखना है। यहाँ पे आ जाओ किस पर? अजुर्वेद पर। अजुर्वेद में आपको पॉइंट ऐड करना है बहुत सारे। ए भाई साहब वापस आओ। अजुर्वेद में आपको बहुत सारे पॉइंट ऐड करना है, जैसे लिखना आपको
इसमें सबसे पहले क्या, मंत्रों और बलि के समय जो नियम पालन किए जाते हैं वो दिए गए हैं। क्या, मंत्र व बलि के समय जो नियम पालन किए जाते हैं इसमें उसकी जानकारी मिलती है, नंबर एक। और इसके पाठन करते हो क्या बोलते हैं, इसके पठनकर्ता को या पठन वाले को क्या बोलते हैं, अधर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधर्वी बोलते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना है, इसी में आपकी क्या, बलिदान विधि का भी अध्ययन है। बलिदान विधि का भी उल्लेख है, किस प्रकार से बलि दी जाती है। यार अजुर्वेद आपका एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में, क्या, जो आपका गद्य व पद्य दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद आपको गद्य शैली में, यजुर्वेद आपको गद्य और पद्य में है, सामवेद आपको पद्य शैली में मिलेगा आपको, ठीक है ना। और सामवेद पर बेटा, सामवेद को भी थोड़ा सा लिख लो, सामवेद को भी थोड़ा सा लिख लो। साम का अर्थ क्या होता है, गान होता है। क्या होता है बेटा, गान, मतलब गाना है, सिंगिंग। इस बात को याद रखना आपको। इस जो सामवेद, इसमें मुख्यतः क्या मिल जाए आपको, यज्ञों के समय, जो यज्ञों के अवसर पर आपके गाए जाने वाले मंत्र होते हैं, ऋचा होती है, उनका संकलन यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना, गायन शैली में। इस बात को आपको याद रखना है। इसके पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं बेटा, बट पाठ करता हूँ क्या बोलते हैं, सामवेद के पठन करता हूँ उद्रात बोलते हैं। क्या, उद्रात बोलते हैं। इसमें लगभग 1810 सूक्त हैं जो आपसे जिंदगी भर में पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, जो कि मुख्यतः को कहाँ से ले गए, ऋग्वेद से ले गए। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ माना जाता है, जनक ग्रंथ आपको माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है। मैंने क्या बोला, यजुर्वेद में और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आते बेटा अथर्ववेद पर। अथर्ववेद के बारे में क्या लिखा है पे देखो, ठीक है। अथर्ववेद, इसमें रोगों, चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना और लोक जीवन से संबंधित जानकारी आपको मिलती है। यह सामाजिक जीवन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उपयोगी ग्रंथ माना जाता है अथर्ववेद, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख ही लो आप इसके बारे में भी, नहीं तो आप बोलो सर पॉइंट नहीं लिखवाया आपने, लिखो अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को किसने लिखा बेटा, अथर्वा ऋषि द्वारा। किसने, अथर्वा ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया है। इस वेद में कुल कितने, 731 मंत्र आपको मिलेंगे और लगभग 600 आपको पद में 6000 आपको पद मिलेंगे। इस बात को याद रखना आपको। कुछ मंत्र इसमें याद रखना ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीन है, कुछ मंत्र क्या आपको ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीन है, याद रखना। और औषधियों का पहला उल्लेख आपको, औषधों का औषधों का पहला उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में। इस बात को आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से बात करूं, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात करूं तो इसमें उत्तर वैदिक कालीन जो मनुष्य आपके सामान्य मनुष्यों के विचारों व अंधविश्वासों का उल्लेख इसमें आपको मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यही आपका महत्वपूर्ण इसमें, ठीक है ना। याद रखना, अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, अथर्ववेद में क्या पृथ्वी सूक्त है, जो कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय तंत्र, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा को चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्र आदि का विवरण मिलता है। इसी के कुछ मंत्रों में क्या आपको जादू इत्यादि का वर्णन मिलता है। ध्यान रखना, पृथ्वी सूक्त आपका महत्वपूर्ण, पृथ्वी ऐसा लिखा गया है, पृथ्वी सूक्त आपका बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना, क्योंकि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। यार अथर्ववेद में आपको क्या, अथर्ववेद में ही आपको राजा परीक्षित की जानकारी मिलती है, राजा परीक्षित की जानकारी मिलती है, जिसमें इसमें क्या इनको कुरुओं का राजा बताया गया है। कुरुओं के राजा थे कौन, राजा परीक्षित। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अथर्ववेद में आपको क्या, अथर्ववेद में आपको क्या
सभा और समिति को, सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, दो पुत्रियां कहा गया है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना वेदों की कई शाखाएं वैदिक अध्ययन से जुड़ी हुई हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो कुछ आपकी याद रखना, कुछ अलग से टॉपिक आपका वेदों की शाखाएं, वेदों की शाखाएं। मैं आपको बता क्यों लिखवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं वो इस पीडीएफ में नहीं है, वो इस पीडीएफ में है, और वो लेकिन क्या है, टॉपिक के साथ साथ है। और पढ़ना आपको टॉपिक के साथ ही चाहिए कि धर्म की चीज अलग मिले आपको, राज्य व्यवस्था की अलग मिले, समाज की अलग मिले, जिससे आप अलग अलग याद कर सको। बट आपको एक साथ इसलिए लिखवा दिया कि मुझे पता है A to Z स्टूडेंट का जो हैबिट है यहाँ पे पढ़ने का, A to Z मैं बोल रहा हूँ, A to Z मेरा खुद 100% स्टूडेंट की आदत है। जब ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद पढ़ेंगे तो कम से कम 10-15 फैक्ट एक साथ चाहिए ही है, नहीं तो वैदिक काल में मजा नहीं आएगा। एक आदत बहुत गंदी हम लोग की है, क्या, बहुत गंदी हम लोग की है, ठीक है ना। चलो हम लोग अभी शाखाएं बाद में लिखते हैं, आगे बढ़ते इसमें। आपको इसमें क्या, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बेटा, वेदों की व्याख्या और यज्ञ संबंधी कर्मकांडों को स्पष्ट करने के लिए क्या, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। देखो ऐसा आपको बता दूं, यदि आपको क्रम बताऊं तो देखो, पहले वेद आते हैं आपके, फिर वेदों की व्याख्या कौन करता है, ब्राह्मण करते हैं। जब ब्राह्मण करते हैं तो क्या आपके क्या, इन पर क्वेश्चन उठते हैं। वहां पे जंगलों में जो आपके मुनि ऋषि होते हैं, वहां पर जाके जनता सवाल पूछती है कि मुझे ऐसा ही क्यों करना है, मुझे ऐसी पूजा क्यों करनी है, मुझे ऐसा क्यों नहीं करना है। फिर आपके क्या, जो महात्मा लोग होते हैं क्या करते हैं, उपनिषद में क्या देते हैं, दार्शनिक चिंतन देते हैं, दार्शनिक चिंतन देते हैं। तो क्रम आपसे पूछा था, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, एक क्रम भी आपसे पूछा गया, ठीक है ना। बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के आपके दो वेद क्या है, आपके ऋग्वेद के आपके दो ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से बेटा, नंबर 1 ऐत्रेय ब्राह्मण और कौत्सकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के आपके सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण आपका तैतरीय ब्राह्मण, क्या इसे आपको तैतरीय ब्राह्मण आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकीय, यजुर्वेद का तैतरीय सतपथ, तैतरीय सतपथ, इतना सतपथ भूल मत जाना, सतपथ भूल मत जाना। यार हाँ, सतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का। लेकिन इसकी जो यदि बात करूं वैदिक साहित्य में स्थान की बात करूं तो ऋग्वेद के बाद आपका सतपथ ब्राह्मण का ही स्थान माना जाता है। सामवेद की बात करूं तो सामवेद का आपको जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवेद से। अर्थ की बात करूं तो गोपद है, क्या है, गोपद, अर्थवेद का गोपद। ये याद कैसे करो, देखो अगर इनका क्रम आपको रहता है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इनको ऐसे याद करो, इनको ऐसे याद कर लो। आंख बंद करो, जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोलना, ऐत्रेय कौत्सकी तैत्रेय सतपथ, ऐत्रेय कौशिकीय तैत्रेय सतपथ। ये आपको दो दो है तो दो दो के फॉर्मेट हमने याद कर लिया, क्या, ऐत्रेय कौशिकी ऋग्वेद के, सतपथ और तैत्रेय आपके किसके बेटा, यजुर्वेद के। फिर पंचविश और आपका गोपद, क्या हुआ, पंचविश और आपका गोपद, पंचविश आपका गोपद आपको किसके हो जाएंगे बेटा, सामवेद और अथर्ववेद के हो जाएंगे। महत्व की बात करूं तो इसमें आपको क्या, यज्ञ पद्धति की जानकारी मिलती है, वैदिक समाज और राजसत्ता की जानकारी मिलती है, और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। अरण्य ग्रंथ आते हैं, जो अरण्य ग्रंथ होते हैं वेदों और उपनिषदों के मध्य कड़ी माने जाते हैं। पूछा गया है ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जो वेदों और उपनिषदों के मध्य कड़ी है, मतलब लिंक का काम करते हैं। कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि भैया जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्यों बनाए गए थे, वेदों की व्याख्या के लिए बनाए गए हैं। जब वेदों की व्याख्या के लिए बनाए गए, ब्राह्मण लोगों ने बनाए तो उन्होंने अपना वर्चस्व साबित कर लिया और अपने हिसाब से पूरी नियमावली बना दी है। तो अरण्य क्या, जंगल में जो महान व्यक्तित्व बैठते हैं, संत ऋषि मुनि बैठते हैं, दार्शनिक बैठते हैं, उनके पास हम जैसे तुच्छ प्राणी जाते हैं और मांगते हैं, पूछते हैं कि इसका आंसर ऐसा क्यों है, हमें इसको थप्पड़ क्यों नहीं मारना है, मेरी जो बड़ी भाभी मेरे ही पैर क्यों छुएंगी, वो मेरे से बड़ी, मैं उनके पैर क्यों नहीं छू पाऊंगा, बराबर ना। सास ससुर के पैर मैं क्यों नहीं छू पाऊंगा, वो मेरे पैर क्यों छुएंगे। ऐसे जो आपके प्रश्न है मैं इनसे आगे करूंगा। तो यहाँ पे जो महात्मा लोग होंगे वो क्या, इनमें क्या होगी प्रश्नावली, अरण्यक में क्या होगी प्रश्नावली, और इनका जो आंसर देंगे दार्शनिक रूप से कहाँ पे आएगा, उपनिषद में। कहाँ पे बेटा, उपनिषद में आपको आंसर आएगा। तो अरण्यक क्या, वेद और उपनिषद के मध्य कड़ी माने जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अरण्यक क्या बेटा, वेद और उपनिषद के मध्य कड़ी माने जाते हैं, ठीक है। विशेषता की बात करूं तो अरण्यक क्या बेटा, देखो लिखा ना, वन में निवास करने वाले ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का समावेश है, कर्म कांड से ज्ञान की ओर संक्रमण माना जाता है। प्रमुख अरण्यक की बात करूं तो ऐत्रेय, तैत्रेय, मैत्रेय, ऐत्रेय अरण्यक, तैत्रेय अरण्यक, आपका मैत्रेय अरण्यक, ठीक है ना। उपनिषदों की बात करो बेटा, उपनिषद क्या आपके, तो उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार माने जाते हैं। पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, क्या, भारतीय दर्शन का आधार माने जाते हैं। इसी में आपको ध्यान रखना, इसमें आपको ब्रह्मा की, आत्मा की सबसे पहले चर्चा, मोक्ष की सबसे पहले चर्चा कहाँ पे की है,
उपनिषदों में की गई है। और कर्म के सिद्धांत की चर्चा यहाँ पे दी गई है। उपनिषद क्या ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करते हैं और वैदिक दर्शन का उत्कर्ष माने जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद, कैन उपनिषद। फिर से सुनो, बोलो बेटा। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद और कैन आपका उपनिषद। ठीक है ना। इन बात को आपको याद रखना है, इन बातों को आपको याद रखना है। अभी पढ़ेंगे इनमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। ठीक है ना। परंपरागत रूप से आपके कितने 108 उपनिषद माने जाते हैं, इनको संख्यात कर पूछा गया है। परंपरागत रूप से आपके 8 उपनिषद माने जाते हैं। कितने बेटा? आपके 8 उपनिषद माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितने? 8 उपनिषद आपके माने जाते हैं परंपरागत रूप से। ठीक है ना। बात करते हैं वेदांगों की। तो वेदांग क्या है बेटा आपका? वेदांग, वेदांग क्या है? वेदों को समझने के लिए विकसित सहायक शस्त्रों को वेदांग कहते हैं। क्या? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इनका अर्थ आपसे पूछा जाता है। इनको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे वहां पर इनको पढ़ा था। याद है कि नहीं याद है आपको? वहां पे इनकी कमियां भी पढ़ी थी हमने, इनका उपाय भी पढ़ा था, कैसे इतिहास लेखन करते हैं। शिक्षा को आप क्या, शिक्षा का विचार बेटा आपको शुद्ध उच्चारण का शास्त्र कहा जाता है। इसको क्या? शुद्ध उच्चारण का। आपको कैसे किसी बात को पढ़ना है, कैसे उसका उच्चारण करना है, कैसे आपको बोलना है। जो कल्प है आपका, कल्प आपका यज्ञ विधि अर्थात कर्म कांडीय विधि है। इसमें क्या? कर्म कांडीय विधि आपको बताई गई है कि कैसे आपको भौतिक रूप से काम करना है। जैसे कल हमने सिंधु घाटी शब्द पढ़ा था, तो वहां पे धर्म को हमने 2 रूपों में देखा था। एक तो आपको क्या होता है, धर्म का दार्शनिक या सिद्धांतिक रूप होता है, दार्शनिक या सैद्धांतिक रूप आपका होता है। और दूसरा जो आपका धर्म का रूप होता है बेटा, कौन सा होता है? आपका क्रियात्मक रूप होता है, क्रियात्मक रूप होता है। तो वही धर्म का जो क्रियात्मक रूप है, यज्ञ विधि, कर्मकांडी विधि, कल्प इत्यादि, वो किसमें? आपके कल्प में दी गई, कल्प शास्त्र में दी गई, कल्प वेदांग में। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपके क्या? व्याकरण में आपकी भाषा इत्यादि की बात की है, भाषा के नियम कि जी आपके हलंत कहाँ लगनी है, कौमा कहाँ लगनी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्वर ऊंचा करना है। निरुक्त की बात करूं तो निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति के साथ यह शास्त्र है, शब्दों की व्युत्पत्ति के साथ शास्त्र है। इस बात को आपको याद रखना है। व्याकरण और निरुक्त में गलती मत करना। व्याकरण क्या बेटा? आपकी भाषा के नियम बताते हैं, और निरुक्त क्या बताता है? शब्दों की व्युत्पत्ति के साथ क्या बताता है? शास्त्र है आपका। छंद क्या? आपका एक वैदिक छंद इसमें होते हैं। और ज्योतिष में क्या? काल और खगोल इत्यादि गणना की जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। बात करते हैं कल्पसूत्र। जो आपको कल्पसूत्र, अब सूत्र साहित्य में आ जाओ, अब सूत्र साहित्य में आप आ जाओ। वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए क्या? सूत्र साहित्य की रचना की गई। अब वेदांगों के बाद क्या? वेदांगों के बाद क्या? वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए क्या? सूत्र साहित्य की रचना की गई, सूत्र साहित्य की रचना की गई। इसमें आपको कल्पसूत्र मिलेगा बेटा। ठीक है ना। कल्पसूत्र के 4 भाग आपको मिलेंगे। कल्पसूत्र के आपको 4 भाग मिल जाएंगे, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। ठीक है ना। तो जो स्रोत सूत्र आपका यज्ञ संबंधी नियम इसमें मिलेंगे। स्रोत यज्ञ संबंधी नियम है, यज्ञ विधि विधान इसमें दिए गए हैं। गृह सूत्र में आपको आपको जो घरेलू कर्मकांड होते हैं, विवाह, जन्म, संस्कार, पारिवारिक जीवन आपको होता है, वो इसमें दिया गया है। धर्म सूत्र की बात करें तो इसमें क्या? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियम दिया गया। और शुल्ब सूत्र यज्ञ वेदी एवं हवन कुंड का निर्माण और प्रारंभिक ज्यामिति का सूत्र। क्या आपसे पूछा नहीं गया एग्जाम में? यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी का निर्माण के जो वो होता है, कहाँ पे मिलता है? शुल्ब सूत्र में मिलता है। कहाँ बेटा? शुल्ब सूत्र में, जो कि वो क्या? कल्प सूत्र का एक भाग है। ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है ना। याद रखोगे? बोलो। ठीक है ना। फिर से देख लो। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र में कर्मकांडी नियम, धर्म सूत्र में सामाजिक धर्म राजनीतिक नियम, और शुल्ब सूत्र में आपके यज्ञ वेदी और हवन को निर्माण जैसे संबंधी नियम आपके दिए गए। अगर प्रमुख सूत्रकारों की मैं बात करूं कि आपके प्रमुख सूत्रकार कौन कौन से हैं, तो गौतम बौद्धायन आपके हो जाएंगे। गौतम बौद्धायन आपके प्रमुख सूत्रकार हैं। आप स्तंभ का नाम भी आप पढ़ सकते हो, आप स्तंभ एक आपके प्रमुख सूत्रकार हैं। और ऋषि वशिष्ठ आपके एक प्रमुख सूत्रकार में माने जाते हैं। ठीक है ना। याद रखना, सूत्रों में जो गौतम धर्म सूत्र होगा आपका, गौतम धर्म सूत्र सर्वाधिक प्राचीन होगा। अब धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, इसमें देखो धर्म सूत्र में कौन सा? गौतम धर्म सूत्र सर्वाधिक प्राचीन धर्म सूत्र माना जाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सर्वाधिक प्राचीन सूत्र माना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्या? इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। थोड़ा ऊपर आ जाओ, वापस उपनिषदों पे आ जाओ। यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट बता दूं मैं आपको। कहाँ ब्राह्मण अपना हो गया था?
ये तो मैंने आपको मोस्टली बता ही दिया है, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ बताया, मैंने आपको क्या बताया कि ब्राह्मण ग्रंथों से परीक्षित और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्या? परीक्षित और राजा परीक्षित व बिंबिसार, मगध का शासक बिंबिसार से इसके पहले की जानकारी आपको ब्राह्मण साहित्यों में मिलती है। इस बात को आपको रहना है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है आपका, जो बेटा आपका ऐत्रेय ब्राह्मण क्यों महत्वपूर्ण है? जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण है इसलिए महत्वपूर्ण है आपका क्योंकि इसमें आपको राज्य अभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिले हैं। क्या? ऐत्रेय जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण, इसमें क्या राज्य अभिषेक के नियम आपको मिलेंगे। पूछा जाता है आपसे राज्य अभिषेक के नियम कहाँ मिलेंगे आपको? ऐत्रेय ब्राह्मण में। और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी मिलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। इस बात को आपको करना है। शतपथ ब्राह्मण की बात करो अगर मैं, शतपथ जो आपका ब्राह्मण है यजुर्वेद का, इसमें आपके लिए कुछ राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ राजाओं के राजवंशों के नाम मिले, जैसे गंधार के राजाओं के नाम मिले आपको, शल्य के राजाओं के नाम मिलेंगे। गंधार कहाँ पे? शतपथ में। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदय इत्यादि इत्यादि जनों की आपकी वंशावलियां मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है ना। ठीक, चलो याद रखना जो उपनिषद है इनकी संख्या मैंने कितनी दी आपको? उपनिषद कहाँ गए बेटा? उपनिषदों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई है? उपनिषदों की संख्या कितनी होती है बेटा आपको? 108 मैंने बताई। इसमें से आपको 13 को मूल उपनिषद की श्रेणी में, किसको? 13, जो 13 उपनिषद है आपको उनको मूल उपनिषद की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें आपको दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, ठीक है ना। क्या रखना, आपसे पूछा जाता है कि स्त्री को कहां पर जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस संहिता में या किस ग्रंथ में। अगर आपको आंसर पता है कमेंट करेंगे। और बेटे जब क्लास देखते हो तो लाइक तो कर ही देना, क्लास को आते ही लाइक कर दिया करो। और दूसरा काम क्या किया करो, जब क्लास में जाते अटेंडेंस मार जाएगा और मुझे पता रहेगा आप लोग क्लास में आए थे। ये दीप भाई क्लास देखते हैं, अंजलि मैम क्लास देखती हैं, तो आपका नाम मुझे क्लास में आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने पूछा किस ग्रंथ में महिला को शराब व जुआ की भांति पुरुष का तीसरा दोस्त माना है। पुरुष का दोस्त नहीं, दोस्त माना है। किसे बेटा? तैयार है ना, मैत्रेयणी संहिता। कहाँ पे? मैत्रेयणी संहिता की बात करते हैं। कहाँ की बेटा? मैत्रेयणी संहिता की बात की जा रही। कहाँ की बेटा? मैत्रेयणी संहिता की बात की जा रही। इस बात को आपको याद रखना है, या इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या बेटा? जो आपका शतपथ ब्राह्मण था ऊपर से पूछेगा, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? अर्धांगिनी कहाँ पे बेटा? शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में अर्धांगिनी कहा गया। इस बात को भी आपको याद रखना है, इस बात को भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने बोला आपको, चार जो आपके वर्ण व्यवस्था है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। लेकिन अगर मैं वही मैं आपसे पूछूं, जो आपके चार आश्रम है, इनका उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको? तो इनका उल्लेख जो आपको जवालो उपनिषद है वहां पर मिलेगा। कहाँ पे? जवालो उपनिषद है आपको, वहां पर इनका उल्लेख मिलेगा आपको। जवालो उपनिषद में इसका उल्लेख मिलेगा, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, और स्मृतियों की अभी स्मृति साहित्य भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी स्मृति साहित्य भी पढ़ेंगे, आगे आ जाओ। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। आओ जब व्याकरण पर, यहाँ पे व्याकरण साहित्य पे आ जाओ। यहाँ पे तो व्याकरण साहित्य में आपको संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि मिलेंगे। पाणिनि के ग्रंथ के अष्टाध्यायी है। पतंजलि ने क्या किया बेटा? पाणिनि के अष्टाध्यायी पे टीका लगाया। पतंजलि ने क्या किया है? पाणिनि के अष्टाध्यायी पे टीका लगाया। यह महाभाष्य है। क्या है? एक मिनट,
ऐसे कौन से कौन करता है भाई, तुक्का मार के। मैंने क्या बोला, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है संस्कृत व्याकरण की महान ग्रंथ है, इस बात को सॉरी, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान माने जाते हैं। पतंजलि ने क्या किया है, अष्टाध्यायी पे महावास लिखा है, टीका लिखा है महावास नाम से। और यास्क ने क्या किया है, यास्क का प्रमुख ग्रंथ क्या है, निरुक्त। निरुक्त में क्या बेटा आपकी शब्दों की उत्पत्ति या अर्थ की व्याख्या मानी जाती है। ऊपर पढ़ा था अपन ने, ऊपर पढ़ा था अपन ने भी निरुक्त। निरुक्त वही है, किसने इसकी रचना की है, यास्क मुनि ने। किसने बेटा, यास्क मुनि ने इसकी रचना की है। कभी मुनि लिखा आएगा, कभी ऋषि लिखा आएगा, यास्क ऋषि, यास्क मुनि, याद रखना इन बातों को, ठीक ना। उपवेदों की बात करें, उपवेदों की, तो भैया वेदों से संबंध व्यवहारिक ज्ञान की शाखाओं को उपवेद कहते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा का विज्ञान का है, धनुर्वेद युद्ध कला का है। धनुर्वेद आपका युद्ध कला से संबंधित है। धनुर्वेद आपको किस बेटा, युद्ध कला से संबंधित है। गंधर्वेद संगीत और नृत्य से। शिल्पवेद आपका वस्तु कला और शिल्प से। अच्छा, कौन सा वेद किसका है, तो देखो पहला आयुर्वेद किसका बेटा, ऋग्वेद का उपवेद है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अब ऋग्वेद का उपवेद, यहाँ पे चिकित्सा की बात कर रहे हैं। धनुर्वेद किसका बेटा, जुर्ग का धनुर था आपका। गंधर्व क्या था आपका, गंधर्व। गंधर्व आपका किसका था बेटा, साम वेद का था, संगीत वाले का। और शिल्प किसका था, अथर्ववेद का था। ये आपने याद किया था, क्लास में इनको पढ़ा चुका हो। देखो मैंने वही चीज कि बहुत सारी चीज रिपीटेड होंगी आपकी, और इम्पोर्टेंट कभी भी नहीं छूटेगी, इंपॉर्टेंट चीज कभी भी आपकी नहीं छूटेगी, ठीक ना। आपको बता दूं, सर दर्शन की बात करते हैं तो वैदिकोत्तर दार्शनिक परंपरा में 6 प्रमुख दर्शन आपको मिलते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। इनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, इसको भी हम लोग क्या इसमें ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। ये आपके साहित्यिक साक्ष्य मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या वैदिक काल की जानकारी मिलती है, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल की जानकारी आपको मिलती है, ठीक ना। जैसे बात करूं पुराणों की, क्या पुराणों की बात करूं मैं आपसे, तो पुराणों से भी आपको क्या साहित्यिक जानकारियां मिलती हैं। भारतीय इतिहास की कथाओं का अगर क्रमबद्ध ज्ञान आपको करना है तो कहाँ पे आपको, पुराणों पे मिलेगा। और पुराणों का जो रचयिता किसको माना जाता है, लोमहर्षि ऋषि को। लोमहर्षि ऋषि व इनके पुत्र उग्रसेवा को, लोमहर्षि ऋषि व इनके पुत्र उग्रसेवा को पुराणों का रचयिता माना जाता है। पुराणों की संख्याओं की बात करें तो आपको 18 पुराण मिलते हैं। 18 पुराण मिलते हैं। 18 पुराण में से केवल 5 ऐसे पुराण हैं जिनमें आपको राजाओं की वंशावली या राजकीय घटनाओं की जानकारी मिलती है, या ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। अब वो कौन कौन से पुराण है बेटा, 5 देखो कौन कौन से। नंबर 1 मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आपका सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और आपका भागवत पुराण। क्या, भागवत पुराण। अगर मैं बात करूं मत्स्य पुराण की, तो आपको पता है मत्स्य पुराण किससे संबंधित है बेटा, जो मत्स्य पुराण आपका है आंध्र सातवाहन से, आंध्र सातवाहन से संबंधित है। बात करूं मैं आपके विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण से वो क्या मौर्य वंश की जानकारियां मिलती है, मौर्य वंश की, ठीक है। बात करूं वायु पुराण की, तो वायु पुराण से वो क्या गुप्त वंश की, किसकी बेटा, गुप्त वंश की जानकारियां मिलती हैं। आपको मत्स्य से आपको आंध्र सातवाहन की, वायु से आपको गुप्त की, और विष्णु से आपको मौर्य वंश की जानकारी आपको मिलेगी। इस बात को आपको याद रखना है। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है, ठीक है ना। याद रखना, अग्नि पुराण आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, अग्नि पुराण भी आपका, अग्नि पुराण इसलिए महत्वपूर्ण आपको हो जाता है, इसमें समाज की जानकारी तो मिलती है, लेकिन साथ में क्या एग्रीकल्चर खेती का भी उल्लेख मिलता है। किसका बेटा, कृषि का भी उल्लेख मिलता है आपको, ठीक है ना। और जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर वैदिक साहित्य के अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोत भी हैं जो क्या वैदिक काल की जानकारी हमें देते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण देखो, कल ही आपसे एक लेयर पूछी हुई थी कौन से काल में क्या थे आपके, तो आपको चित्र दूसरे मैदान मिलेंगे, या उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। पूर्व पंचाल क्षेत्र में पाए जाते हैं। हस्तिनापुर, अतंजी खेड़ा आदि इसके प्रमुख स्थल हैं, किसके, चित्र दूसरे मध्वान्ह के। और उत्तर काली पॉलिथिन मध्वान्ह आपको कहाँ से बेटा, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगरीकरण और लोहे तकनीक के विकास का संकेत देते हैं। क्या, नगरीकरण और लोहे तकनीक के विकास का संकेत आपको देते हैं। क्या बेटा आपको, उत्तर काले पालिस्तर मध्वान्ह,
इन बातों को आपको याद रखना है। आगे बढ़े हम लोग। मुझे लग रहा है मुझे वापस कब जम रहा है, और कब जमना होता है तो दिक्कत आपको पता है, यहाँ पे जो होता है ना, एक फेफड़ा होता है शरीर में, ऐसे कुछ बनते हैं यहाँ पे मेरे को होल है। अगर कब जमा और इसमें यदि कब वापस आ गया ना, मैं कहीं गया नहीं, अभी पानी भी चेंज नहीं हुआ कुछ ऐसा भी 8-10 दिन से तो, पर ऑटोमेटिक मौसम चेंजर तो हो रहा है। अगर कुछ दिक्कत है कि बहुत लफड़ा हो जाएगा मेरे को वापस क्लास के लिए और अपने लिए। अन्य साक्ष्यों की बात करूँ यहाँ पे बेटा, अन्य साक्ष्यों की बात करूँ तो आपको लोहे उपकरण मिलेंगे, कृषि के अवशेष मिल जाएंगे, बस्तियां, अग्निकुंड, पशु बस्तियां आपको मिल जाएंगी, ठीक ना। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करते हैं तो पुरातात्विक वैदिक युग के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातत्व का ही महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष रूप से आपका चित्र धूसर संस्कृति से, क्योंकि इनको क्या हम लोग उत्तर भारत की वैदिक संस्कृति से देखकर जोड़कर देखते हैं। क्या उत्तर भारत की वैदिक संस्कृति से देखकर जोड़ते हैं। बात करते हैं चित्रित दूसरे मधुबान संस्कृति की, तो हरियाणा के भगवानपुरा और पंजाब के कई स्थलों पर आपको पीजीडब्ल्यू आपको मिलते हैं। इन स्थलों की विशेषता क्या है कि यहाँ पर प्रारंभिक स्तरों में लोहे के उपकरणों का अभाव पाया गया है, लोहे के उपकरणों का अभाव पाया गया है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, जो अनेक पुरातत्वविद होते हैं इनको क्या बोलते हैं, लोहे पूर्व चित्रित धूसर मधुबान संस्कृति के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है ना। ऋग्वैदिक संस्कृति के संबंध की बात करूं तो अनाज के अवशेष बहुत कम या नहीं मिले यहाँ पे। भाई इनका जो आपका भगवानपुरा है या आपका पंजाब है, उनका संबंध कैसे हम लोग ऋग्वेद काल से जोड़ सकते हैं वो यहाँ बताया गया है, किस प्रकार से उनका संबंध यहाँ पे जोड़े, ठीक ना। क्या ये दोनों दोनों एक ही चीज है, अलग अलग कैसे जोड़ सकते हैं। देखो, अनाज के अवशेष बहुत कम या नहीं मिलते हैं, पशुओं की अस्थियां बड़ी मात्रा में मिलती, क्यों। ऋग्वेदिक कालीन जो आपका समाज था कैसा था बेटा, पशुपालक समाज था। क्या था आपका, पशुपालक समाज था। पशुपालन आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार प्रतीत होता है। इस मामले से स्थायी कृषि की अपेक्षा पशुधन पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है। इन साक्ष्यों से क्या संकेत मिलता है कि ऋग्वेद में वर्णित पशु प्रधान और पशुपालक समाज से काफी निकटता कौन, पीजीडब्ल्यू तय रखना। पीजीडब्ल्यू संस्कृति को किससे बेटा, आपको किससे जोड़ा जाता है, आपको किससे जोड़ा जाता है, आपको ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है, ठीक ना। काल निर्धारण की बात आती है वैदिक काल के, तो कैसे होता है देखो, वैदिक काल के अगर काल मैनेजमेंट की बात आती है, काल निर्धारण की बात आती है, तो कैसे आपको काल का निर्धारण होता है, ठीक ना। नंबर एक, पुरातत्वविदों ने इन स्थलों पर क्या कार्यक्रम लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया। कितना, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। यह काल सामान्यतः ऋग्वैदिक काल के साथ सामंजस्य रखता है। क्या, ऋग्वैदिक काल के साथ सामंजस्य आपका रखता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, आपसे आगे बढ़ो। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल और लोह युग के साथ संबंध की। उत्तर वैदिक काल और लोह युग के साथ संबंध कैसे होता है इन चीजों का, तो उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूसरी संस्कृति के साथ आपको क्या लोहे के औजार मिलेंगे, कृषि के उपकरण आपको मिलेंगे और हथियार आपको मिलेंगे। आपको देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि वैदिक काल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा आपको उत्तर वैदिक काल। जब ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो समाज होता है पशुपालक होता है, खेती बहुत नगण्य मात्रा में नहीं करता है या नहीं करता है। यहाँ पर लोहा मिलता है तो यहाँ पे लोहे के उपकरण नहीं मिलते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मनुष्य क्या खेती करता है, प्लस पशुपालक तो होता ही आपका, और लोहे के उपकरण आपको मिलते हैं। तो देखो उत्तर वैदिक काल से कैसे इन संस्कृति को जोड़ा जा रहा है, कैसे इन संस्कृति को जोड़ा जा रहा है। तो देखो उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूसरी संस्कृति के साथ लोहे के औजार, कृषि के उपकरण और हथियार आपको मिलते हैं, ठीक है ना, हथियार आपको मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार हुआ था, स्थायी बस्तियों का विकास हुआ था, तकनीकी प्रगति हुई थी, और बाद में क्या आर्यों का जो विस्तार है गंगा यमुना दोआब की तरफ बढ़ गया था। देखो आप यहाँ पे ऐसा कहा जाता है शुरुआत में यहाँ पे क्या आपके पूरे भारत में, पूरे उत्तर भारत में को घने जंगल मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, घने जंगल मिलेंगे। जैसे आज भी आप अनुमान लगाओ तो आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे आपको जंगल बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पे आपको रेगिस्तान मिलेगा। जब भी हम लोग क्या पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं
तो जंगल की मात्रा आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रही कि नहीं। ऐसे ही मानते हैं कि पहले आपको क्या था, यहाँ पे बहुत सारे जंगल थे, इन जंगलों को काटना आसान नहीं था, इन जंगलों को काटना आसान नहीं था, ना पत्थर की कुल्हाड़ियों से, ना आपके तांबे की कुल्हाड़ियों से। जब आपका लोहे युग आया, लोहे की कुल्हाड़ियां आई, तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जंगलों को साफ करना शुरू किया और लोगों ने अपना विस्तार यहाँ पे इस साइड किया। यहाँ से सप्त सिंधु प्रदेश से क्या, ऋग्वेदिक काल में कहाँ पे थे बेटा, ऋग्वेदिक काल में कहाँ पे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में। और सप्त सिंधु प्रदेश का उत्तराधिक काल में कहाँ पहुंचे, गंगा यमुना की ऊपरी दोआब पर, गंगा यमुना के ऊपरी दोआब इस क्षेत्र में। ऐसा मत मानना कि ऊपरी दोआब ये है, सुनो मैं बता दूं आपके लिए, इसको आप लोग अधि गंगा यमुना ऐसी आ रही है तो उसको ऐसे मत मानना, ऊपरी दोआब का मतलब ये वाला क्षेत्र आपका, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र हरियाणा पंजाब वाला क्षेत्र, ठीक है ना। चलो ठीक, तो आपने कहा देखो, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में विशेष रूप से चित्र दूसर मेदवान संस्कृति वैदिक सभ्यता के भौतिक जीवन को समझने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। प्रारंभ में जो पीजीडब्ल्यू संस्कृति है पशुपालक समाज का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन बाद में जब इसके बाद क्या लोहे आ जाते हैं, लोहा आ जाता है, तो उत्तर वैदिक काल का क्या करती है, नेतृत्व करती है, जहाँ पे कृषि विधान आपको स्थायी जीवन शैली दिखेगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं वैदिक काल के निर्धारण की। वैदिक काल का टाइम पीरियड कैसे डिसाइड किया जाए, वैदिक काल का टाइम पीरियड कैसे डिसाइड किया जाए। हालांकि इसमें ज्यादा विवाद नहीं है, जैसा आपका सिंधु घाटी सभ्यता में था टाइम पीरियड को लेकर, ऐसा आपको इसमें नहीं मिलेगा, ऐसा आपको इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा आपको इसमें नहीं मिलेगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो बात करते हैं, आप देखो वैदिक साहित्य की संपूर्ण रचना काल की बात करूं तो विद्वानों का मतभेद है, किंतु अध्ययन की सुविधा से हम लोग इसे क्या दो भाग में डिवाइड करते हैं, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को क्या हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड 1500 से हम लोग लगभग 1000 ईसा पूर्व मानते हैं, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर 600 मानते हैं। सामान्यतः ऋग्वैदिक की संहिता है, जो ऋग्वैदिक संहिता है, इसकी रचना कब हुई थी, पूर्व वैदिक काल में हुई थी। और जो शेष आपकी है संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, उपनिषद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। बात करूं वैदिक साहित्य के स्त्रीकरण में, तो वैदिक साहित्य का निर्माण एक ही समय पर नहीं हुआ था, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या आपका स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण की समस्या आपको मिलती है, समस्या आपको मिलती है, अर्थात ग्रंथों की रचना का और उनका संकलन क्रम समान नहीं है, उनका समान नहीं है। आप देख लो, ये जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का, वो पहले लिखा गया है, और जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ वो बाद में लिखे गए। इसलिए क्या हम देखते हैं, ऋग्वेद के जो आपके ब्राह्मण, ऋग्वेद के बाद किसका, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है आपका वैदिक संहिता में, ठीक है ना। क्रम नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे क्रम आप नहीं समझ पाओगे। उदाहरण के लिए तो यहाँ पे लिखा है कि ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल, देखो आ गया ना, ये चीज आपकी आ गई कि नहीं आ गई है। आप समझो कोई भी ग्रंथ एक काल में लिखा है, हर चीज इसमें मिलेगी बेटा आपको, इस नोट्स में आपको ए टू जेड जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हर चीज मिलेगी। हो सकता है एक जगह पे ना मिले, बट टॉपिक के साथ आपको मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा है देखो, टॉपिक के साथ क्यों, क्योंकि आपके इंटरव्यू में काम में आ सके और आपके आंसर राइटिंग वगैरह में। हालांकि आपको एमपीपीएससी में आंसर राइटिंग नहीं करनी है। बात करते हैं प्रमुख उदाहरणों की, तो ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल, प्रथम और जो 10वां मंडल है अपेक्षाकृत बाद में जोड़े गए माने जाते हैं, इन्हें हम क्या छेपक कहते हैं। छेपक आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में छेपक क्या है, तो छेपक वो चीजें हैं जो आपकी बाद में जोड़ी गई, जो मूल रचनाओं में ना होकर बाद की रचनाओं से जोड़ी गई हैं, जो आपकी मूल रचनाओं से ना होकर आपकी बाद की रचनाओं से जोड़ी गई, उनको हम क्या छेपक के नाम से जानते हैं, छेपक कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। आज पता लाइट नहीं, देखो गर्मी भयंकर बैठा हूँ, ये कूलर चलाऊं, कूलर चला नहीं सकता इन्वर्टर पे, पंखा तेज चलाता तो आवाज आती पंखे की। तो फुल टू आज गर्मी यहाँ पे अच्छी खासी लग रही है। बट आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, देखने वाले 70-80 लोग पहुंच जाते हो, बट क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो बात कर रहे थे यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में आपके 10वें मंडल में क्या, प्रथम और 10वें मंडल का आपका नया है, इसको छेपक कहते हैं। तो छेपक क्या होता है, जो नई चीज जोड़ी जाती है वो आपकी छेपक होती है, छेड़छाड़ कर ली हमने, ठीक है ना। तथा कथित परिवार मंडलों में भी अनेक सूक्त बाद में आपके जुड़े गए हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में 57 नंबर का सूक्त, जिसमें
इसी संबंधी जानकारी मिलती है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिवर्ती मतलब बात का माना जाता है, ठीक है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण की 7वीं 8वीं और संबंधित छठी पंचिका में भी मूल रचना बात की मानी जाती है, ठीक है ना। मतलब आपको क्या वैदिक साहित्य की समस्या को समझ में आ रही है? क्या समस्या भैया, इनको किसी एक काल का नहीं मान सकते, क्योंकि जब ये लिखे गए ना अलग अलग कालों में लिखे गए। इसका प्रमाण आपको यहाँ इस बात से आपको मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक। वैदिक काल की सामान्य कालक्रम की बात करें तो पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की हम लोग इसको मानते हैं। जब पुरातात्विक आधार पर हम लोग काल निर्धारण की बात करते हैं तो वैदिक काल का कैसे होते हैं कि उत्तर भारत में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य सामान्यतः 1000 ईस्वी के पूर्व नहीं मिलते हैं, 1000 ईस्वी के पूर्व नहीं मिलते हैं, और ऋग्वेद में भी कहीं पे लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है आपको। जबकि उत्तर वैदिक काल में आपको क्या श्याम एस या किस एस जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिसको हम लोग क्या किससे लोहे से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, लोहे से जोड़ते हैं। तो इस आधार पर हम लोग क्या मानते हैं कि ऋग्वेदिक काल का जो समाज था ताम्रकालीन युग का था, और उत्तर वैदिक काल का समाज लोह युग का था। यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे बोला मैंने आपको कि उत्तर भारत में पुरातात्विक रूप से कभी भी 1000 ईस्वी के पहले आपको लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और आपको ऋग्वेद में भी आपको लोहे का कोई नाम नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल के समय आपको लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में श्याम एस और कृष्ण एस शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, ठीक है ना। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि जो ऋग्वेदिक का समाज था, ऋग्वेद का, वो ताम्र कांस्य युगीन था, और उत्तर वैदिक का आपका लोह युगीन था। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अंतर क्या बेटा ऋग्वेद और उत्तर वैदिक में, और अंतर आपको देना है इन शॉर्ट में देख लो यहाँ पे। ये देखो प्रमुख आधार क्या था ऋग्वेद, यहाँ पे आपके सभी समस्त ग्रंथ आप कह जाएंगे। टाइम देख लो, यहाँ पे अर्थव्यवस्था पशुपालन कृषि हो गया, धातु में तांबा कांसा लोहा हो गया, सप्त सैंधव प्रदेश हो गया, कुरु पांचाल या गंगा यमुना दोआब आपका हो गया। यहाँ पे राजनीतिक स्वरूप की बात करूँ जनजातीय संगठन आपको मिलेगा, यहाँ पे शक्तिशाली राज्य और राजतंत्र आपको मिलेगा, ठीक है ना। बात करते हैं ऋग्वेदिक काल की, तो ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं। इसका भौगोलिक, अब इसकी पूरा प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। देखो अभी तो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, 2 से 3 टॉपिक पढ़े। इसमें क्या पढ़े हमने अभी, नंबर 1 तो ऋग्वेदिक कालों का जो ऋग्वेदिक आर्य उनका आगमन हमने पढ़ा है, उनका आगमन पढ़ा है। दूसरा हमने स्रोत पढ़े हैं, स्रोत में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत पढ़े हैं। तीसरा हमने इनका काल पढ़ा है, किस काल के लोग हैं लोग, कि ऋग्वेद का काल क्या है और उत्तर वैदिक काल का काल क्या है। अब तीसरा जो टॉपिक आपके पास ऋग्वेदिक काल, आज प्रॉपर ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं हम लोग। इसका टाइम पीरियड हमने देख लिया है कि ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। अध्ययन का स्रोत क्या बेटा ऋग्वेद है, अध्ययन का स्रोत क्या है आपका ऋग्वेद ही है। यहाँ पर ऋग्वेद में बड़े नदियों, पर्वतों और समुद्रों और क्षेत्रों के आधार पर आरों के निवास स्थान और भौगोलिक ज्ञान का अनुमान लगाते हैं हम लोग। जो ऋग्वेदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा बेटा, वो मुख्यतः सप्त सैंधव प्रदेश है। कौन सा आपका सप्त सैंधव प्रदेश है, जहाँ पे आपकी सिंधु और उसकी सहायक नदियां मिलती हैं, सिंधु, सरस्वती, सतुद्री अर्थात सतलज। अब इस पे नाम याद करना आपको पुराने, सतुद्री सतलज का पुराना नाम है, बिपाशा व्यास का नाम है, परसुनी रावी का है, अस्कनी चिनाब का है, बितास्ता झेलम का है। ये आपको सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियां कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्त सैंधव प्रदेश आपको याद रखना। फिर से बोलो सप्त सैंधव प्रदेश। तो यहाँ पर बता एक कौन सी ऐसी नदी है जिसका नाम नहीं है, सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये आपकी 7 नदियां, यहाँ पे सरस्वती आपकी एक्स्ट्रा होगी, 7 नदियां आपकी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां और प्लस सरस्वती, इनको मिला के सप्त सैंधव प्रदेश हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ऋग्वेदिक आर्यों का क्या था प्रमुख कर्म क्षेत्र, यहाँ पे ये लोग रहते थे। पर्वतों के ज्ञान की बात करूं तो आपको पर्वतों का बहुत कम उल्लेख मिलेगा ऋग्वेद में आपको। जैसे हिमालय का उल्लेख तो आपको मिलता है, हिमालय का उल्लेख हिमवंत के नाम से मिलता है। हिमालय की एक छोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है आपको, और साथ में मुजवंत पर्वत को सौम्य वनस्पति का निवास माना जाता है। क्या आपको हिमालय पर्वत का उल्लेख मिलेगा, हिमालय पे आपको मुजवंत चोटी का मिलेगा, और मुजवंत चोटी किसके लिए, सौम्य वनस्पति के लिए फेमस थी, सौम्य रस आपका बनाया जाता होगा, ठीक है ना। नदियों की बात करूं तो ऋग्वेद में आपको लगभग 42 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी बेटा, लगभग 42 नदियों का उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा की सरस्वती और सिंधु है। बात करते हैं सरस्वती नदी की, बात करते हैं बेटा सरस्वती नदी की बात करते हैं हम लोग। तो यार ना ऋग्वेद की सर्वाधिक प्रशंसनीय नदी है या सर्वाधिक श्रेष्ठ नदी है, क्या सबसे श्रेष्ठ नदी है, पूजनीय नदी है। इसको अपन क्या नदी तमा के नाम से जानते हैं या नदियों में श्रेष्ठ नाम से जानते हैं। यह उस समय समुद्र में गिरती थी। नदी सूक्त में इसकी स्थिति यमुना और सतुद्री की मध्य बताई गई, यमुना और सतलज के मध्य, यमुना और सतलज के मध्य बताई गई है किसकी, सरस्वती की स्थिति। हालांकि वर्तमान में क्या सरस्वती आपकी विलुप्त हो चुकी है, और जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी जो राजस्थान क्षेत्र में सूखी हुई घग्गर नदी है, उसको हम लोग क्या सरस्वती का ही क्षेत्र मानते हैं, ठीक है ना। दुरस्वती नदी का भी अनेक बार उल्लेख मिलता है।
इसका भी आपको अनेक बार उल्लेख मिलेगा। वर्तमान में चौतांग नदी की पहचान इससे की जाती है। तो दुरस्वती क्या बेटा, कोई चौतांग नदी है, कहाँ पे, हरियाणा के निकट, थानेश्वर के निकट बहती है, हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र में बहती है दुरस्वती। इसका नाम पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार इसलिए पढ़ रहे होगे बेटा क्यों, एक ही बार पेपर में आया किसी एग्जाम में, पता नहीं किस में आया था, बट एक बार टीजीटी वगैरह के एग्जाम में आपका आया था, ठीक है ना। तो ना दुरस्वती आपका चौतांग नदी हो जाएगा। बात करेंगे सिंधु रिवर की, सिंधु, तो सिंधु ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, विशाल और शक्तिशाली नदी बताया गया है, अरब सागर में बहती है, कहाँ पे, अरब सागर में बहती है। गंगा यमुना, तो गंगा का केवल एक बार प्रत्यक्ष, एक बार अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाएगा गंगा का कितने बार उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में एक बार, और यमुना का 3 बार। गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार, फिर से बोल रहा हूँ, गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलेगा आपको, ठीक है ना? ठीक, चलो, जो कि आपका क्या, ऋग्वेद की पूर्वी सीमा की, भैया गंगा यमुना दो अब तक आपकी क्या थी, ऋग्वेद की पूर्वी सीमा आपको दिखती है। सिंधु की बात करें, सिंधु की सहायक नदियां, उनके नाम देख लो यहाँ पे ऋग्वेद में, सिंधु की सहायक नदियां मिलती हैं, उनके नाम आपसे पूछते हैं। तो पहले तो आपका पूर्वी सहायक नदियां कौन सी है, वो नदियां जो सिंधु में पूर्व से आके मिलती हो, और वो नदियां आपकी जो पश्चिम से आके इसमें मिलती हो, उनके नाम। तो देखो, पूर्व से कौन सी मिलती है बेटा आपकी, सतलज मिलती है, रावी मिलती है, चिनाब, झेलम, ब्यास। पूर्व से आपकी 5 नदियां मिलती हैं, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास। ब्यास को बिपाशा कहते हैं, झेलम को बितास्ता कहते हैं, चिनाब को अस्कनी कहते हैं, रावी को परसुनी कहते हैं, और सतलज को सतुद्री कहते हैं। बात करते हैं पश्चिम की सहायक नदियां कौन सी बेटा, जो वेस्टर्न साइड से आपको मिलती हो, क्या रहना, गिलगिट, धोरबंद, कुर्रम, गोमल, काबुल। कौन कौन सी मैंने बोली आपकी, गिलगिट, घोरबंद, कुर्रम, गोमल, काबुल, ठीक है ना। जो आपकी यहाँ पे एक बात है ना, जो दृश्य नदी नदी है, इसको घग्गर, इसको क्या, घग्गर नाम से जानते हैं हम लोग, याद रखना, यह आपकी क्या, घग्गर नाम से भी जानने को मिलेगी, दृश्य नदी आपको घग्गर के नाम से भी मिलेगी, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, कहीं पे आपको चौतांग मिलेगा, कहीं पे आपको क्या, घग्गर मिलेगा दृश्य नदी को, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो, गिलगित को क्या बोलते हैं अपन, गिलगित जो नदी है आपकी, इसको क्या बोलते हैं अपन, जस्टामा बोलते हैं। धोरबंद को क्या बोलते हैं, तुर बोलते हैं। कुर्रुम को कुर्रुमू बोलते हैं। गोमल को गोमती बोलते हैं। काबुल को कुंभा बोलते हैं, काबुल को कुंभा बोलते हैं। स्वात को यहाँ पे स्वास्थ्य, और लिखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्वात को स्वास्थ्य बोलेंगे, क्या बेटा, स्वात को स्वास्थ्य हम लोग बोलेंगे। और ये गंडक मिलेगी, उसको अपन क्या, सदा नीरा, गंडक को क्या, सदा नीरा के नाम से जानते हैं, गंडक को सदा नीरा के नाम से जानते हैं, गंडक को सदा नीरा के नाम से जानते हैं, गंडक को सदा नीरा के नाम से जानते हैं। कैसेट अटक नहीं गई है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बार आपको याद करने इनके नाम, इनके नाम आपको याद करना है, कैसे नहीं अटकी, ठीक ना। समुद्र ज्ञान की बात करूं तो ऋग्वेद में समुद्र के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि समुद्र, अर्णव और सिंधु। ये आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में समुद्र के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है, समुद्र के लिए किन शब्दों बेटा, समुद्र, अर्णव और सिंधु जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में प्रमुख 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में प्रमुख 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है। अपर समुद्र, यार ना, अपर समुद्र को हम लोग क्या, अरब सागर के नाम से जानते हैं। पूर्व समुद्र, बंगाल खाड़ी वाला, शाश्वत समुद्र और श्रेयाणवत समुद्र, ये आपको याद रखना। ऋग्वेद में इन समुद्रों की जानकारी मिलती है। अपर समुद्र को क्या, अरब सागर से नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या, सिंधु नदी आपको गिनती है, यहाँ पे सिंधु नदी आगे आपकी गिरती है। तो ऋग्वेद में आपको 4 समुद्रों का उल्लेख मिलेगा। समुद्र के लिए अर्णव, सिंधु या समुद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से समुद्र बेटा, अपर समुद्र, पूर्व समुद्र, शाश्वत समुद्र और श्रेणावत समुद्र, श्रेणावत समुद्र, आपको ये समुद्र आपको इसमें उल्लेख मिलेंगे। मरुस्थलों का ज्ञान था, तो बिल्कुल ऋग्वेद कालीन लोगों को भौगोलिक ज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मरुस्थल का भी ज्ञान था। और ऋग्वेद में आपको 3 मरुस्थल का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 तो यार है ना, मरुस्थल को धन्व बोलते, क्या, मरुस्थल को ऋग्वेदिक काल में धन्व बोलते, धन्व, धर्म शब्दावली, धन्व, धर्म किसको, मरुस्थलों को बोलते हैं। एक मरुस्थल अरब सागर के निकट बताया गया, और अन्य 2 मरुस्थल अभी तक पहचान नहीं की जा सकी इनकी, ठीक ना। 3 मरुस्थलों की जानकारी मिलती है, बट एक की पहचान की, 2 की नहीं। ऋग्वेद में उल्लेखित है आपके गंधार क्षेत्र, ऋग्वेद में क्या उल्लेखित है आपको, गंधार क्षेत्र। गंधार आपका ऊन के लिए, उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध था, जो कि कहाँ पे आपका, वर्तमान अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान के मध्य आपको मिलता है गंधार क्षेत्र, गंधार क्षेत्र आपको मिलेगा। काशी की बात करें तो काशी आपका ऋग्वेदिक काल में उल्लेख है, काशी का भी। चेदी आपके लिए जनपद है, ऋग्वेद में उल्लेख है चेदी जनपद, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आपकी मानी जाती है। ऋग्वेद आर्यों के निवास स्थान की बात करें तो ऋग्वेद के आधार पर हम लोग मान सकते हैं कि ऋग्वेद लोग अफगानिस्तान से, पंजाब से, हरियाणा से, सिंध से, कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और कुछ भाग राजस्थान से आपके परिचित थे। जो आपका सप्त सिंधु प्रदेश के अलावा इतने क्षेत्रों से लोग परिचित थे, ठीक ना। तो आपको मिलेगा ऋग्वेदिक काल का मुख्य स्थान क्या होगा, सप्त सिंधु हो गया, ठीक है। इसमें हमें क्या, ऋग्वेदिक काल के लोग समुद्र से परिचित थे,
हिमालय से भी परिचित थे, मरुस्थल भी जानते थे और उत्तर पश्चिम का विशेष भू ज्ञान भी इनको था। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। तो ऋग्वैदिक काल का हमने क्या भौगोलिक ज्ञान देख लिया है, भौगोलिक दशाएं हमने देख ली है, भौगोलिक शब्दावली हमने देख ली है। ये आपको याद कर लेना अच्छे से, ये आपको याद कर लेना है। बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज की। ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था आपको परिवार मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, कुल मिल जाएगा, जन मिल जाएगा। ठीक है ना, प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको शूद्र नहीं मिलेंगे और जो वर्ण व्यवस्था आपको जन्म के आधार पर मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं परिवार। परिवार क्या था बेटा, आपकी समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई था। परिवार क्या था, एक क्वेश्चन याद रखना, समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई था। परिवार समाज का आधार होता था। विवाह को पवित्र और अवच्छेद बंधन माना जाता, मतलब तलाक नहीं किया जा सकता। आजकल तो हम लोग तुरंत तलाक कर लेते हैं और अभी तलाक नहीं होते तो उस टाइम पे सामान्यतः संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। एक परिवार प्रायः तीन पीढ़ियों तक साथ रहते थे। दादाजी, बेटाजी और पोताजी, तीन पीढ़ियां साथ रहते थे। परिवार आपका पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया, ये आपसे पूछा गया है, परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं हम लोग, गृहपति। क्या गृहपति कहते हैं, गृहपति कहते हैं। गृहपति को परिवार पर व्यापक अधिकार प्राप्त थे। सभी परिवार के सभी सदस्य स्नेह, सहयोग और सम्मान की भावना से जुड़े होते थे। बात करूं पिता का स्थान, तो पिता परिवार का सर्वोच्च अधिकारी था, सर्वोच्च अधिकारी था। धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णय में योगदान रखता था। बात करूं परिवार की संपत्ति और संसाधनों पर पिता का नियंत्रण होता था। पुत्र की बात करूं तो पुत्र का जन्म शुभ माना जाता था। पुत्र के जन्म उत्सव मनाए जाते थे। इससे क्या पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था का संकेत मिलता है। बात करते वर्ण या सामाजिक स्त्रीगण की, तो ऋग्वैदिक काल में जो समाज था पूर्णतः कठोर व्यवस्था पर आधारित नहीं था, पूर्णतः कठोर वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं था। ये सिंपल था। देखो यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक जो वर्ण का आधार था रंग था। क्या वर्ण शब्द का मूल अर्थ क्या रंग है। गौर वर्ण के आर्यों और कृष्ण वर्ण के दास दस्युओं के बीच क्या भेद किया जाता था। आर्यों द्वारा पराजित समुदाय को निम्न श्रेणी में रखा गया। आर्यों के द्वारा क्या पराजित समुदाय को निम्न श्रेणी में रखा गया। प्रारंभ में जो आपका वर्ग समाज था तीन वर्णों में बटा हुआ था। ऋग्वैदिक समाज में आर्यों के भीतर तीन वर्ग दिखाई देंगे आपको। ब्राह्मण वर्ग दिखाई देगा, क्षत्रिय दिखाई देगा, वैश्य दिखाई देगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जो ब्राह्मण आपको यज्ञ पूजा पाठ करते थे, अध्ययन अध्यापन करते थे, दान देने और दान लेने का अधिकार रखते थे। क्षत्रियों की बात करें तो समाज और जनजाति की रक्षा करते थे, युद्ध और प्रशासन से जुड़े हुए थे, ब्रह्म भाई और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते थे। वैश्यों की बात करें तो वैश्य कृषि, पशुपालन, व्यापार एवं अन्य आर्थिक कार्य करते थे। समाज के उत्पादन वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करते थे, वैश्य करते थे। समाज के उत्पादक वर्ग का जो आपका रिप्रेजेंटेशन कौन, वैश्य वर्ग करते थे। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था थी अभी ऋग्वैदिक काल में, कब ऋग्वैदिक काल में, आपकी जन्म आधारित नहीं थी, व्यवसाय आधारित थी। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। ठीक है ना, कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। और सामाजिक गतिशीलता विद्वान थी। यहाँ पे क्या आपकी सामाजिक गतिशीलता आपकी विद्वान थी। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद के प्रमाण में आपको ऋग्वेद से एक सूक्त मिलता है। ऋग्वेद से आपको एक सूक्त मिलता है जहाँ पे बोला गया है कि एक व्यक्ति कवि था, उसका पिता वैद्य था, उसका माता अनाज पीसने का काम करती थी। यह उदाहरण बताता है कि व्यवसाय वंशानुगत या कठोर रूप से अभी नहीं थे, वंशानुगत नहीं थे। ठीक है ना, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था के उद्भव की बात करें हम लोग तो ऋग्वैदिक काल के उत्तरार्ध में, मतलब अंत में आपको चतुर्थ वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक संकेत मिलेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपको पता है ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसका पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में आपको चारों वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जो कि सब लोग मानते हैं छेपा का मतलब बाद में जोड़ा गया। आपका निष्कर्ष की बात करूँ तो देखो ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था बेटा, वर्ण आपका पितृ सत्तात्मक था, संयुक्त समाज था, चतुर्थ वर्ण की व्यवस्था थी जो कि बाद में जाके थी, शुरुआत में नहीं। ठीक है ना, चलो बात करते हैं हम लोग वर्ण व्यवस्था है पुरुष सूक्त की। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद काल में समाज कैसे होते थे और स्त्रियों की स्थिति कैसी है, तो देखो वर्ण व्यवस्था और पुरुष सूक्त। तो बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है वहां पर चतुर्थ वर्ण का उल्लेख मिलता है। इनके अनुसार क्या कि जो ब्रह्मा है या विराट पुरुष है उनसे इन चार वर्णों की उत्पत्ति हुई है। चार वर्णों की उत्पत्ति हुई मैंने बताया अभी, देखो लिखा कि नहीं, मैंने बोला था कि सारी चीज इसमें लिखी है, बस क्या है जो टॉपिक जहाँ है वहां लिखा गया। लेकिन हम लोग बेसरा में हम लोग की आदत है पढ़ने की, तो हम लोग को चारों चीज एक साथ, मतलब चारों जब वेद पढ़ेंगे उनको डिटेल चाहिए हम लोग को। हम लोग की बेसरा मेरी खुद है गलती, मैं खुद करता हूँ चीजें, मेरे को चाहिए होती है चीजें, अपना ज्ञान झाड़ते हैं। तो हम लोग मुख की बात करें तो मुख से आपको ब्राह्मण उत्पत्ति हुआ था, भुजाओं से आपका राजा ने क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, उरु अब तो यहाँ पे शब्द उरु उरु या जांग से आपका बैस, और पाद या पैर से आपका सूत, ठीक है ना।
सामाजिक विभाजन को धार्मिक आदान प्रदान देता है। ये चीज है, धार्मिक आदान प्रदान दिया गया। महत्वपूर्ण सॉरी, अब आगे बात करें हम लोग, क्या रखना, ऋग्वेदिक काल के अंत में चतुर्थ वर्णावस्था के संकेत मिलते हैं। हालांकि प्रारंभ में जन्म आधारित नहीं थी, कर्म और व्यवसाय आधारित थी। इसमें आपको वैश्य और शूद्र शब्दों का उल्लेख पुरुष सूक्त के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलता है, अन्य स्थानों पर भी मिलता है आपको, लेकिन अन्य स्थानों पर मिलता है। इस पे स्पष्ट होता है क्या, समाज अभी कठोर वर्गों में वर्गीकृत नहीं था। बात करते हैं विवाह संस्था की, तो विवाह आपका ऋग्वेदिक काल में क्या, पवित्र संस्कार माना जाता था। यहाँ पर तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब अविच्छेद संबंध था, मतलब यदि एक बार विवाह हो गया तो आप तलाक नहीं कर सकते हो। इसका उद्देश्य क्या था, पुत्र प्राप्ति था। पुत्र को परिवार और वंश की निरंतरता का आधार माना जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। अब तो पत्नी की उपस्थिति, यहाँ पे आपको महिला की स्थिति दिख रही है, महिला की समाज में स्थिति क्या है अभी। पुत्रहीन व्यक्ति को समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। गोद लेने की प्रथा अत्यंत लोकप्रिय यहाँ पे नहीं थी, इस बात को भी आपको याद रखना है। बात करते हैं विवाह की, विवाह के प्रकारों की बात करते हैं, तो कई प्रकार के विवाह आपको मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग विवाह को अलग से पढ़ेंगे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ऋग्वेद में अंतर्वर्णीय विवाह आपको मिलते हैं, ऋग्वेद में अंतर्वर्णीय इंतरवर्ण आपको विवाह मिलेंगे। अनुलोम विवाह क्या है बेटा, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है। जैसे राजा, क्या राजा असंग थे जो कि क्षत्रिय थे, अंगिरस कुल की ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था, ठीक है ना। राजा अंगस क्षत्रिय था, राजा अंगस का अंगिरस कुल की ब्राह्मण कन्या से विवाह हुआ था, ठीक ना। ठीक। और प्रतिलोम विवाह में क्या बेटा, प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ग का पुरुष और उच्च वर्ग की आपकी स्थिति होती है। निम्न वर्ग का पुरुष होता है, उच्च वर्ग की स्थिति होती है। ऋषि कक्षीवान ब्राह्मण का क्षत्रिय राजकुमारी से विवाह होना, ये आपका ऊपर नीचे लिख दिया है इसका, ठीक है ना। चलो, विवाह संबंधी निषेध की बात करूं तो निम्न प्रकार के विवाह अभी स्वीकार नहीं थे। आर्य या दास वर्ण के मध्य विवाह, भाई बहन के विवाह, पिता पुत्री का विवाह, ये आपके स्वीकार नहीं किए जाते थे। नियुक्त प्रथा क्या थी बेटा, नियुक्त प्रथा क्या थी, जब आपका कोई पति, जब कोई पुरुष मर जाता है और उसका कोई पुत्र नहीं है, सुनना मेरी बात को, कोई पुरुष बिना पुत्र पैदा करे या बिना संतति पैदा करे मर जाता है, तो भाभी नियोग के माध्यम से देवर के साथ या निकट संबंधी के साथ संतान उत्पन्न करने का अधिकार रखती है। यहाँ पे लिखा है देखो, यदि किसी स्त्री का पति पुत्रहीन अवस्था में मर जाता है तो उसे पुत्र प्राप्ति हेतु देवर या निकट संबंधी से संतान उत्पन्न करने का अधिकार है। इसे हम क्या, नियोग प्रथा कहते हैं। इस बात को याद रखना, ये भारतीय परंपरा, जो आपका भी इंटरव्यू का बोर्ड है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार बहुत ज्यादा पूछा गया, क्या भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ज्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू, ये पॉइंट हाईलाइट आपसे किया जाता है। नियोग से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नियोग से उत्पन्न संतान को क्या, क्षेत्रज पुत्र कहते हैं, क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, नियोग से उत्पन्न संतानों को क्षेत्रज पुत्र कहते हैं। अन्य सामाजिक प्रथाओं की बात करें तो अमाजू कौन होती थी, अमाजू, अमाजू ऐसी स्त्रियां होती थी जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, उनको क्या अमाजू कहते थे। अमाजू, क्या यहाँ पे पुनर्विवाह होता था, तो बिल्कुल विधवा पुनर्विवाह के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं, विधवा पुनर्विवाह के प्रमाण मिलते हैं। समाज में इसका विरोध नहीं था। सती प्रथा की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, हालांकि सांकेतिक रूप पर उल्लेख मिलता है। पत्नी अपने मृत पति की चिता पर लेटती थी या फिर संबंधियों के कहने पर उठ जाती थी, ऐसे संकेत मिलते हैं, बट कोई भी सती प्रथा के स्पष्ट साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में अगर स्थितियों की, महिलाओं की स्त्रियों की स्थिति की बात करें हम लोग, कैसी थी देखो यहाँ पे, ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो आप समझो कैसी थी कि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी, मतलब कि जो आने वाला काल है उसकी अपेक्षा में सम्मानजनक थी। शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। पुरुषों की बात थी, उपनयन संस्कार भी करवाने की अनुमति थी, कब, ऋग्वेदिक काल में। साथ ही वो वेदों का भी अध्ययन करती थी। सामाजिक स्वतंत्रता की बात करें तो स्थितियां क्या, स्त्रियां स्वतंत्र रूप से सामाजिक जीवन में भाग लेती थी। यहाँ पे पर्दा प्रथा का अभाव था। धार्मिक अनुष्ठानों में भी सक्रिय भागीदारी थी, कब, ऋग्वेदिक काल में। परिवार की बात करें तो परिवार की स्थिति में अब थोड़ा यहाँ पे स्त्री की स्थिति कमजोर होगी, क्योंकि पुत्री जन्म की विशेष कामना नहीं की जाती थी, फिर भी पुत्रियों का पालन पोषण प्रेम और सम्मान के साथ किया जाता था। संपत्ति की बात करें तो महिलाओं को सामान्यतः पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं था। ऋग्वेदिक काल में वो कुछ विदुषी महिलाएं भी मिलेंगी, ऐसी महिला जो विद्वान है। विदुषी मतलब क्या बेटा, विद्वान महिलाएं भी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। ठीक, जैसे आपको लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वसरा, सौमरा, ये रोमसा, रोमसा, ये नाम आपको रखना है। ये नाम कैसे रखना है, ये आपकी विदुषी महिलाएं थी, क्या थी,
आपकी विदुषी महिला थी, ठीक है ना। गार्गी ने, आपको पता है गार्गी ने या अकबर को वाद विवाद की चुनौती दी थी। यहाँ पे आपको गार्गी नाम लिख लेना बेटा, गार्गी भी आपकी विदुषी महिला थी, ठीक है। गार्गी भी आपकी क्या थी, विदुषी महिला थी। इन्होंने क्या किया तो लिखा है, इन महिलाओं ने ऋग्वेदिक मंत्रों की भी रचना की है। गार्गी जैसे नाम आते हैं, गार्गी सहित आते कि नहीं आते हैं, ठीक है ना। बात करें भैया, देखो समाज क्या था, विवाह एक पवित्र संस्थान थी, आपको पता है। जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में कर्म आधारित थी। समाज गतिशील विद्वान था, गतिशील मतलब इसमें सुधार हो रहे थे आपके। स्त्रियों को शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक जीवन का सम्मानजनक व्यवस्था थी। अब आते हैं, अपन लोग बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के खान पान की। किसकी बात करते हैं बेटा, खान पान की। तो खान पान की बात करें तो ऋग्वेदिक लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का उपयोग करते थे। अन्न व दूध से बने पकवान बनाए जाते थे। अन्न में जौ महत्वपूर्ण था, क्या था, बारले, बारले आपका महत्वपूर्ण था। इस बात को आपको याद रखना है। संभवतः लोग धान या चावल से ही परिचित थे, किंतु नमक के उपयोग का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। साल्ट, साल्ट के, इस बात को याद रखना है, ऋग्वेद में नमक के उपयोग का उल्लेख नहीं मिलता है। पिसे हुए अन्न को दूध और घी मिश्रित करके अपूप बनाया जाता है। अपूप क्या है बेटा, आपसे पूछा है अपूप क्या है। अपूप एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो कैसे दूध व घी को मिश्रित करके बनाया जाता है। दूध व घी को, पिसे हुए अन्न को दूध व, पिसे हुए अन्न को दूध व घी में मिक्स करके अपूप बनाया जाता है। आप लोग हो ना, जैसे आपने मम्मी के हाथ के रोटी के वो खाए होंगे, क्या बोलते हैं, लड्डू। तो मम्मी लोग क्या करती है, रोटियां बनाती हैं या अन्न बनाती हैं, या इसको लड्डू ही मान लो, आपका लड्डू है, ये लड्डू ही है आपका। जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं, तो क्या करते हैं, अन्न को पीसते हैं, सेकते हैं, फिर दूध और घी मिला उसको मीड लेते हैं, गोल गोल बना लड्डू बन जाते हैं, है कि नहीं। आटे के लड्डू बनते हैं आपके। इससे हुए अन्न व दूध घी को मिलाकर क्या अपूप बनाए। अपूप क्या, आपका खाद्य पदार्थ है। आप लगा भुने हुए अन्न को पीसकर सत्तू, सत्तू आदि बनाया जाता है आपका। ये लोग करम्ब भी खाते थे। करम्ब, यार करम्ब क्या होता है पता नहीं है, खाते थे। पौड़ी जिसको बोलते अपन। करम्ब पूषण देवता का प्रिय भोजन था। करम्ब क्या था आपका, पूषण। पूषण कौन थे आपके, आपके पशुओं के देवता माने जाते हैं। फिर आपके उत्तर वैदिक काल में क्या, निम्न जाति के देवता बन जाते हैं। अन्न को दूध में पकाकर खीर बनती थी, खीर भी खाते थे। दूध से दही, घी, मक्खन का प्रयोग भी करते थे। ये लोग फल सब्जियां भी खाते थे। सामसी भोजन क्या, नॉन वेजिटेरियन फूड भी ये लोग खाते थे। सामस भोजन मतलब कि मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन फूड भी लोग खाते थे। मुख्य उत्सव पारंपरिक अवसरों पर, हमेशा नहीं, सिर्फ कब पर, जब कि मुख्य अवसर होंगे, पारंपरिक अवसर होंगे, त्योहार होंगे, उत्सव होंगे, तब। अधिकांश था भेड़ बकरी को, जो भेड़ बकरी का मांस था देवताओं को बलि के रूप में दिया जाता था। अतिथि की बात करें, अतिथि, तो अतिथि के आगमन पर बछड़े का मांस पकाया जाता था, बछड़े का, जिसके कारण अतिथि को गोधन भी कहा गया। गोधन, बछड़ा, गाय का बछड़ा होता है ना, गाय का। तो अतिथि को हम लोग क्या गोधन का प्रयोग करते हैं यार, है ना। अतिथि को क्या गोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार की निंदा होने लगी और गाय की हत्या नहीं की गई और गाय को क्या अगन्ना किया गया। आपको अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर क्या, अश्व के मांस का भी उपयोग किया गया। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर अश्व के मांस का भी प्रयोग किया गया। तो ये शब्द आपको याद रखना है, अपूप याद रखना है, नमक की जानकारी, सत्तू, है ना, सामिस भोजन, मक्खन, घी, बटर सब जानते थे। ये शब्द आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। बात करते हैं पेय पदार्थ की। किसकी, पेय पदार्थ की। तो सौम और सुरा जैसे पेय पदार्थों का उपयोग करते थे। क्या, सौम और सुरा जैसे पेय पदार्थों का उपयोग करते। सौम क्या बेटा, सौम क्या है, सौम देवताओं का अत्यंत प्रिय था। हमने देखा सौम कहाँ मिलता है, सोम रस, सोम वनस्पति, जो हिमवंत पर्वत है, इसकी चोटी मुजबंत, मुजबंत चोटी पे आपको सौम वनस्पति मिलेगी, पढ़ा था अपन ने भी। तो इसकी महिमा ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णित है। सौम एक वनस्पति है, यह हिमालय के मुजबंत शिखर पर गोरी नदी, गौरी रिवर के पास पाई जाती है। दो लिखे ना वही चीज। इसी वनस्पति में सौम पेय तैयार किया जाता है। यज्ञों में देवताओं को सौम अर्पित किया जाता है। सुरा क्या होता है, सुरा का आपका एक मादक पेय पदार्थ है, ठीक है ना, मादक पेय पदार्थ है। इसके सेवन से लोग झगड़ा करते थे, शोर मचाते थे। दारू, दारू बोलते हैं ना, दारू, वही। इसकी निंदा की गई। इसे जुआ और क्रोध जैसे द्रोणों की श्रेणी में रखा गया। इसे क्या, जुआ और क्रोध जैसे द्रोणों की श्रेणी में रखा गया। अब वाटर सिस्टम की बात करते हैं, वाटर सप्लाई। तो ऋग्वेदिक काल के लोग पानी पीने के लिए नदी, तालाब और कुएं का प्रयोग करते थे। कुएं से पानी निकालने की रस्सी में बाल्टी बांधकर पत्थर के चक्र, स्टोन व्हील का प्रयोग करते। चाक, पत्थर के चक्र बोलते हैं ना हम लोग, रहट, रहट पत्थर के चक्र का, स्टोन व्हील का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं वस्त्र की। तो वस्त्र, आर्यों के वस्त्र ऊन और मृग चम के बने थे। क्या, ऊन के और मृग चम के बने होते हैं। डियर और मृग चम के आपके बने रहते हैं। आर्यों द्वारा धारण किए जाने वस्त्रों को 3 श्रेणी में बांटा जाता है। निवी,
वास परिधान और अधिवास। क्या निवि, वास परिधान या अधिवास, इनको याद रखना। आर्यों के वस्त्रों को 3 भागों में डिवाइड किया था, निधि, निवि, वास परिधान, अधिवास या अक्तद्रापी। निवि क्या होता है बेटा? निवि, निवि आपका यह शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है। जी आपका चेहरा हो गया, या आपका पेट हो गया, या आपके कमर के नीचे के हिस्से पैर हो गए। तो यहाँ पे जो धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, उसको क्या निवि बोलते हैं, निवि। जैसे मैं अभी लुंगी पहन के बैठा हूँ तो निवि, निवि पहनी मैंने। वास परिधान की बात करूँ तो शरीर के मध्य भाग में, ये आपका पेट वगैरह हो रहा है जैसे छाती सीना वगैरह, इसके मध्य भाग में पहने जा रहे हैं, आपको क्या होगा? वास या परिधान आपका हो गया। अधिवास की बात करूँ, अधिवास है आपके ऊपर से ओढ़कर धारण, जब हम चादर वगैरह ओढ़ते हैं ना, चादर कंबल शॉल शॉल ओढ़ते हैं, ये आपका अधिवास हो गया। महिला स्टॉल ओढ़ती हैं, ये आपका अधिवास हो गया। ऋषि मुनि पशुचर्म और गेरुआ वस्त्र पहनते थे। नित्यांगनाएं कढ़ाईदार वस्त्र पहनती थी, ठीक है ना। आभूषण की बात करें, ये 3 शब्द है ना, निधि, निवि कहाँ पहनते थे? वास परिधान और अधिवास। ठीक है, अक्त द्रापी, इन शब्दों को आपको रखना, अक्ता और द्रापी, अक्ता और द्रापी, इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। आभूषणों की बात करूं, ऑर्नामेंट्स की बात करूं, तो पुरुष और महिलाएं दोनों क्या स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य आभूषण पहनते थे। जैसे कान में कर्ण शोभन ईयर ऑर्नामेंट पहनते थे, जो बाली वगैरह होती वो पहनते थे, तो कर्ण शोभन कान में। सिर पर कुरीर हेड ऑर्नामेंट, कुरीर क्या है आपका? कुरीर, ये शब्द आपसे पूछा, कुरीर क्या है आपका? सिर पर जो हम लोग मुकुट पहनते हैं, मुकुट जैसी चीजें पहनते हैं, या जो आप देखो पुराने जो राजा में वेंदी, जो महिला वेंदी पहनती है वैसे आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको हेड ऑर्नामेंट मिलेंगे, गले में आपको माला और निस्क मिलेगा। निस्क आपको कीमती धातु याद है ना। वक्ष पर रुक्म, वक्ष सीने पर आपको जो मिलेगा रुक्म, क्या? रुक्म नामक आपको क्या मिलेगा? ऑर्नामेंट मिलेगा। उंगलियों पर खादी, रिंग, रिंग को खादी बोलते हैं, इस बात को याद रखना। ऋग्वेद में चांदी का वर्णन नहीं मिलता है, गोल्ड का तो मिलता है बट चांदी का नहीं, इस बात कर रहे हैं ना। ऋग्वेद में क्या आपको सिल्वर नहीं मिलेगा बट गोल्ड आपको मिलेगा, गोल्ड और अन्य बहुमूल्य पदार्थ आपको मिलेंगे। केस की बात करूं, आपके ड्रेसिंग सिस्टम कैसे? बालों का हेयर ड्रेसिंग के साथ आपका बालों का, तो देखो बालों के लिए लोग क्या करते हैं बेटा, ऋग्वेदिक कालीन लोग केसों में तेल लगाया जाता था, कंघी का उपयोग किया जाता था। स्त्रियां बालों को जूड़ा और चोटी के रूप में सजाती थी। पुरुष दाढ़ी और मूछ रखते थे। रुद्र और पूषण का जूड़ा युक्त वर्णन प्राप्त होता है। पुरुष वर्ग उस्तरा या छुर से दाढ़ी बनाते थे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। मनोरंजन की बात करूं, एंटरटेनमेंट की, तो ये लोग क्या हर्ष उल्लास का जीवन जीते थे। बहुत सारे मनोरंजन के साधनों से परिचित थे। जैसे आपको रथ दौड़, आपको एक मिलेगा रथ दौड़ मिलेगा, और दूसरा आपको घुड़दौड़ मिलेगा। घोड़ों को दौड़ाओ, रथों को दौड़ाओ। रथ दौड़ राजसूय यज्ञ की आवश्यक एक अनुष्ठान भी थी। यहाँ चौगान भी खिलाया जाता था, जिसे उस काल में क्या काष्ठा या आजी कहा जाता था। चौगान को क्या? चौगान, चौगान को क्या कहते हैं यहाँ पे? पोल लाई, जो आपको पोलो था, पोलो, पोलो के जैसा गेम है आपका। चौगान लाइक गेम आपका एक गेम है, जिसको हम काष्ठा, काष्ठा नामक गेम भी खेलते हैं यहाँ पे। यह है राजन वर्ग के मनोरंजन का प्रमुख ज्ञान था, ठीक है। धूत क्रीड़ा की बात करूं हम लोग, गैम्बलिंग जुआ की बात करूं, तो मनोरंजन में क्या जुआ भी खेला जाता था, किंतु उसे द्रोणों की श्रेणी के कारण इसमें निंदा की गई। संगीत की बात करूं तो संगीत और नृत्य ऋग्वेदिक कालीन लोगों के मध्य क्या था? लोकप्रिय था। वादन और ढोलक, ककरी, राग की नाड़ी आपको मिलेगी। ककरी और वीणा, वीणा का ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट था, वीणा था ऐसी ककरी आपको मिलेगी। ककरी एक धागा इसमें रहता है, बन टन 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 बोलते हैं, टन 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 बोलते रहता है। नृत्य मनोरंजन का प्रमुख साधन था। ऋग्वेद में उषा और को एक नर्तकी के रूप में, ऋग्वेद में जो आपको उषा है, उषा देवी आपकी नर्तकी के रूप में आपकी वर्णित की गई है। और स्त्री और पुरुष झांझ और मजरी के साथ भी नृत्य में भाग लेते थे। कंठ की स्त्री वोकल म्यूजिक की बात करो तो कंठ संगीत आपका व्यापक था, ठीक ना, जिसका आगे जाके क्या आपको सामवेद में प्रॉपर तरीके से मिलेगा। नाटक की बात करूं तो इतिहासकार कीत के अनुसार इस युग में धार्मिक नाटकों का मंचन होता था। तो आपसे पूछेगा सेंटेंस कि कौन से इतिहासकार बताते हैं कि ऋग्वेदिक काल में नाटकों की जो आपकी पृष्ठभूमि थी धार्मिक थी, जो नाटकों की थीम होती थी क्या थी आपकी? धार्मिक थीम होती। कौन बोल रहा है बेटा? कीथ बोलते हैं, कीथ बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक। मैं सोच रहा हूँ इसको पूरा खत्म करूँ ऋग्वेद को, कम से कम ऋग्वेद को खत्म करूंगा मैं, लेकिन लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट पकड़ रहा है, मेरा लाइट नहीं है, बहुत ज्यादा हीट पकड़ रहा है। अब भी जाके पूरा बंद हो जाएगा सिस्टम, तो मैं क्लास को रोक रहा हूँ यहाँ पे, क्लास को रोक रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आज शाम को लाइव भी मिल रहा है, हमें लाइव हम लोग 9 साढ़े 9 पर ही मिलेंगे। और हमारा काम है कि उस पेपर वन को, जो आपका एमपीपीएससी एपी का 2024 का पेपर, उसको समाप्त कर लेंगे हम लोग। क्या उसको खत्म? नहीं, खत्म तो नहीं हो पाएगा। 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 35-40 क्वेश्चन, ठीक है ना, 40-45 मिनट में, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग शाम को 9 बजे लाइव, 9:30 पर, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना।
कल 25 तारीख है बेटा, 25 तारीख को नेट का एग्जाम है सबका, इसलिए एक भी क्लास आपको नहीं मिलेगी। 25 तारीख को कोई भी एक्टिविटी नहीं रहेगी, सिर्फ आपको बैठेंगे लोग, टाइम पास करने के लिए बैठेंगे, कोई भी क्लास आपको नहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक ना। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना क्लास।